चले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है आपका 5th चैप्टर है ब्रिगम का, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग पहले सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। जो बेसिस है वो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि टाइम और जो मनी है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एडवर्स रिलेशनशिप है। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो जो पैसे की, जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में। तमाम आगे आपकी जो फाइनेंस के टॉपिक्स हैं वो सब के सब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। काइंडली अपने माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के, आपके चैप्टर में भी गिवन है। आप लोगों ने इसमें क्या क्या करना है, आपने इसमें एक तो इम्पोर्टेंस जो है इसकी हमने डिस्कस कर ली हुई है, ठीक है। आपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ लंप सम देखना है कैसे वर्कआउट की जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एन्युइटीज पे हम बात करेंगे कि एन्युइटीज और लंप सम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हम अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट की टाइप्स लास्ट टाइम भी देखी थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। आप नॉमिनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, पीरियोडिक इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की भी बात करते हैं। व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और फाइनली जो है इस चैप्टर के एंड पे आप लोग देखेंगे कि लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लास्ट क्लास में भी जो है ना जस्ट गो थ्रू करवाया गया था, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट याद होगा, तो रिकॉल करने में आपको इंशाल्लाह ताला आसानी रहेगी। सबसे पहले जो हमने जनरलाइज डिस्कस किया था, करंटली अपने माइक ऑफ कर दीजिए। जी सर, अगर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना माइक माइक बेशक ऑन कर लें, अदरवाइज अपने माइक ऑफ कर लें, क्योंकि वो इको हो रही होती है आवाज़, तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। जो आपके पास आज रुपया है, ठीक है, आज इस वक्त जो रुपया है उसकी जो भी वैल्यू है, अगर सपोज करें उसकी वर्थ 100 है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू कहा जाएगा, ठीक है जी। द वैल्यू टुडे ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो और अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो इज कॉल्ड present value. The amount to which a cash flow or series of cash flow will grow over a given period of time when compounded at a given interest rate is known as future value, ठीक है। आपकी जो अमाउंट आज आपके पास मौजूद है, अगर सपोज करें आप उसको, आपके पास 100,000 रुपीज़ हैं, ओके, आपने उसको एक बैंक में जो है ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ना वो रखवा दिए, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर जो है आपको 100,000 की बजाय 110,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो जो 110,000 रुपीज़ है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। जो 100,000 आपने जमा करवाए थे वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। और जो ग्रोथ आई है इसमें, वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो आपका इंटरेस्ट है जो इसमें इस अमाउंट में ग्रो हो गया, ठीक है ना। 100,000 आपने इन्वेस्ट किए और एक साल के बाद 100,000 आपके कितने होंगे, 110,000, ठीक है। तो जो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दो कॉन्सेप्ट आपने लास्ट टाइम में देखे थे, जब आप फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या चीज़ कहलाती है, वो आपकी कंपाउंडिंग कहलाती है। और जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग कहलाती है। ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर वैल्यू जो है हमेशा ज़्यादा होगी किससे, प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है ना। समझ रहे हैं। जैसे अब हमने अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी थी कि 100,000 आपने एक बैंक में रखवा दिए, फ्यूचर में आपको 110,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लोअर है किससे, फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू आपको 110,000 मिल रही है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू उसी 110,000 की क्या है, 100,000, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली जब आपके पास अल्टरनेट जो है ना अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, तो अल्टरनेटिव में से जो आपके पास रिटर्न आ रही होती है उसमें से जो आप चूज करते हैं, उसमें जो अल्टरनेटिव आप फोरगो कर देते हैं, ठीक है, उसको फोरगो करने की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अच्छा, लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने को मैंने बताया था कि वेन एवर यू वॉन्ट टू सॉल्व द टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट टूल इज टाइम लाइन, ठीक है। यू मस्ट ऑल हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ टाइम लाइन, ठीक है। टाइम लाइन के कॉन्सेप्ट की जब भी हम बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू का जो टाइम होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो जीरो कहलाएगा,
ठीक है ना। जीरो टाइम पे आप प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस करेंगे और फ्यूचर की जब भी आप बात करेंगे तो वो फ्यूचर में आपके पास जीरो टाइम नहीं रहेगा, 1 2 3, अगर आप सपोज करें आपका पीरियड 1 ईयर का है, ठीक है ना, तो जीरो जो आप आज की बात करें वो जीरो टाइम पीरियड है, ठीक है। फ्यूचर अगर आप बात करेंगे 1 साल के बाद तो 1 के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर टाइम पीरियड आ जाएगा, 2 जो है वो सेकंड फ्यूचर टाइम पीरियड हो जाएगा, 3 जो है वो थर्ड फ्यूचर टाइम पीरियड हो जाएगा, एंड सो ऑन। रिकॉल कर रहे हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को? एक हम सपोज कर लेते हैं कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट $100 टुडे एट द रेट 5% फॉर 3 इयर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। आपके पास $100 हैं आज और आप उसको 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद हमारी इस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी। फार्मूलाज अपनी जगह पे हैं, वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प देंगे। क्लैरिटी आपको किस वक्त आएगी, जब आपके पास टाइम है। We want to find the future value of this $100 after 3 years. Okay, this is the simplest way to understand any problem of time value of money. If you make a timeline of your problem, you can easily understand the problem of time value of money. Okay. If you recall from the last class, जो कंपाउंडिंग की हमने बात की थी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी में जो कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग का फार्मूला आप लोगों के आइडिया बिल्कुल 100% होना चाहिए कि कैसे फार्मूला आपके पास वर्कआउट होता है। ये हमने डिटेल से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी आपका पर्पस ये नहीं है कि आप लोग ये बताएं कि फार्मूला कैसे वर्कआउट होता है, अभी आप लोगों को जस्ट ये फार्मूला जो है ना अपने दिलों पे लिखने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसको जो है ना आप अच्छे तरीके से रट लें, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगले आने वाले आपके चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, ये बार बार यूज होंगे। यही कॉन्सेप्ट्स इंटरचेंजेबली जो है ना डिफरेंट आपके जो चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर एक पढ़ लिया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर, उसमें भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। इसके अलावा जब आप जाएंगे शेयर जो होते हैं उनकी इक्विटी की वैल्यूएशन में, तब भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कॉन्सेप्ट लेकर आगे चलेंगे। इसी तरह जब आप किसी कैपिटल बजट के जो प्रपोजल होता है उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं, तब भी आप क्या कर रहे होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को ही लेके चल रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट अगर आप लोग रिकॉल करें तो ये आपका फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ n पीरियड्स इज इक्वल टू n पीरियड्स, इन आवर केस इट इज 3, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस i रेज टू द पावर n, ठीक है। i आपके पास क्या है, यहाँ पर i आपके पास इंटरेस्ट रेट है। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने आर या कोई देखा होगा तो फार्मूलाज आपको पहले ही बताया था कि आई या आर जो होता है, आर हम बेसिकली किससे डिनोट कर रहे होते हैं, आई आपके पास रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो वेरी कर सकता है रेट ऑफ रिटर्न आपकी चॉइस के ऊपर, लेकिन अभी हम चूंकि स्पेसिफिक आपके बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें तो हम जस्ट और जस्ट इंटरेस्ट रेट को लेकर चलेंगे। ओके, तो ये आपका सिंपलेस्ट फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ n पीरियड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस i रेज़ टू द पावर n। आगे आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू FVN क्या है, PV क्या है, i क्या है और n क्या नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जो लास्ट हमने टाइमलाइन एक फाइनलाइज शेप बनाई थी, अगर आप लोग रिकॉल करेंगे, मैंने व्यू फाइल पे आपको दिखा भी दी है। तो ये $100 5% के ऊपर 3 टाइम पीरियड के लिए, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 टाइम पीरियड्स के बाद यही $100 आपके कितने डॉलर्स बनेंगे, 115.76। आपने क्या किया, आपने आई के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट को डाल दिया, एन को आपने जो है ना टाइम पीरियड से रिप्लेस कर दिया और प्रेजेंट वैल्यू को जो है आपने जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी उससे रिप्लेस कर दिया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, 115.76 आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ दीज $100 एट द रेट 5% आ गई आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक हो गया बेटा। अब ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये जो ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, इसको जस्ट आप लोग ओवरव्यू कर लें, आप लोगों को अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। जैसे पहले ही बताया कि जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे ही है, जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन ये सब्जेक्ट टू 2 थिंग्स होता है। नंबर 1 आपका क्या है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है तो आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
सपोज करें कि अगर आपके पास इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 0% के ऊपर अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, तो जो आपके पास $1 टुडे है वो आफ्टर 10 ईयर्स भी कितना रहेगा, $1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होके 0% से 5% हो गए, 0% वैसे इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं। अगर आप लोग रिकॉल करें तो अभी अभी जो यूएसए ने तकरीबन को 2-3 महीने पहले मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है, उसमें उसने इंटरेस्ट रेट अपना कितना कर दिया, 0% कर दिया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट 0% भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ अभी आप लोगों का एक इसमें इसी में एक चैप्टर है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, वो मैं देखूंगा कि अभी आप लोगों को करवाऊं या उसको बाद में करवाऊं। बेसिकली इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर की इसमें सारे के सारे जो है ना डिटेल्स हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा कि इंटरेस्ट रेट में खाली आपका ये जो कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इंटरेस्ट रेट में आपकी क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आपकी इन्फ्लेशन भी इसमें शामिल होती है, आपके इसमें मैच्योरिटी रिस्क भी शामिल होते हैं, आपके इसमें डिफॉल्ट रिस्क भी शामिल होते हैं, एंड सो ऑन। तो बहरहाल टू कट शॉर्ट, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5% हो गया तो आपके पास क्या हुआ कि जो आपके पास आज $1 है वो तकरीबन 1.4 या $1.5 के करीब हो जाएगा आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 10% इंटरेस्ट रेट है तो आपके पास यही $1 $2 से भी अबव जा सकते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एंड $20 होगा तो यही $1 आपका जो है 10 पीरियड्स के बाद $6 से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज देखी वो क्या देखी है कि हायर द ग्रोथ रेट, हायर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1 एज पर पीरियोडिक ग्रोथ। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो पीरियोडिक ग्रोथ होगी, पीरियोडिक ग्रोथ से क्या मुराद है कि 0 से 1 पीरियड में जो ग्रोथ है वो एक पीरियड की ग्रोथ है, 1 से 2 पीरियड में सेकंड पीरियड की ग्रोथ, 2 से 3 पीरियड में थर्ड पीरियड की ग्रोथ है, एंड सो ऑन। जो पीरियोडिक ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पीरियोडिक ग्रोथ क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी नेक्स्ट पीरियड, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर आपने $100 जमा करवाए हैं 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, एक साल के बाद आपके पास कितने हो गए, $105। अब आपके पास दूसरे साल के लिए $100 के ऊपर आपने नेक्स्ट ईयर पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप किस पे करेंगे, 105 पे करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस केस में 10% है, चलिए 110 के ऊपर आप जो है ना नेक्स्ट पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, $11 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी के बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सपोज यू करंटली हैव $2,000 एंड प्लान टू परचेज अ 3-year सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD दैट पेज 4% इंटरेस्ट compounded annually. How much will you have when the CD matures? How would your answer change if the interest rate were 5% to 6% or 20%? काइंडली माइक म्यूट रखें प्लीज। कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक ओपन कर लें, अदरवाइज माइक म्यूट रखें, क्वेश्चन पूछने के बाद माइक बंद कर लें। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपका जो है ना फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, कंपाउंडिंग का फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। सबसे पहले आपके पास 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने जो है ना 2000 की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, देन 5% पे निकालनी है, 6% पे और 20% पे। फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला है ये फार्मूला है जो सिंपल इस क्वेश्चन में यूज होगा। इसी क्वेश्चन फार्मूले को यूज करते हुए आप इसमें तमाम के तमाम इसमें जो पूछे गई चीजें उसके आप आंसर इजीली दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सेल्स इन 2018 वर 100 million, इफ सेल्स ग्रो एट 8% व्हाट विल दे बी 10 ईयर लेटर इन 2028। एक कंपनी है जिसकी आज सेल्स कितनी है, 2018 में 100 मिलियन है, ठीक है। 2018 में 100 मिलियन है, इसका क्या मतलब है कि जीरो पीरियड में कितनी सेल है, 100 मिलियन है। आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी, 100 मिलियन है। इफ सेल्स ग्रो एट 8%, अगर आपकी ग्रोथ का रेट 8% हो, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो आई है ये बेसिकली आपकी किस चीज को शो कर रहा होता है, आपकी ग्रोथ को शो कर रहा होता है, ठीक है ना। अगर ग्रोथ का रेट आपका 8% है तो आपके पास 10 साल के बाद यही सेल्स कितने की वैल्यू क्या वर्थ क्या होगी, ठीक है। तो इसमें आप वही फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 100 और 8% इंटरेस्ट 10 इयर्स पीरियड के साथ। बेटा आवाज बंद कर दे बेटा। ओके, तो आपके पास 215.89 मिलियन आपके पास क्या आ जाएगी, इस कंपनी की फ्यूचर सेल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मच वुड $1 ग्रोइंग एट 5% पर ईयर बी वर्थ आफ्टर 100 ईयर्स, व्हाट शुड बी द फ्यूचर वैल्यू इफ द ग्रोथ रेट वर्थ 10%। तो सिंपल इसमें $1 आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, अगर आप टाइम लाइन बना देंगे
तो 100 ईयर्स के बाद एट द रेट 5% आपकी इसकी फ्यूचर वर्थ क्या हो जाएगी, ये आंसर गिवन है। अगर आपको फार्मूला यूज करेंगे तो यही आंसर आएगा 131.50। लेकिन यही 5% अगर 10% से रिप्लेस हो जाए, अगर ग्रोथ रेट आपका 10% हो तो ये $1 आफ्टर 100 ईयर्स कितनी हो जाएगा, $13,780 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, काइंडली आवाज म्यूट रखें प्लीज। तो अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट ये ग्राफ में देखा था वो नजर आ गया कि आपके पास $1, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5% है तो 100 ईयर्स के बाद $1 कितना हो जाएगा, 131.50। यही $1 100 ईयर्स के बाद अगर 10% इंटरेस्ट रेट हो तो $13,780 हो जाएगा। आइडिया हो गया होगा इसमें, मतलब मुझे आपको करवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, वही फार्मूला आपने यूज करना है जो आप लोग पहले देख चुके हैं, ऐसा ही है। और इसको आप लोग जो है ना इजीली इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट मेरे ख्याल में हम उस पर चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले भी आप लोग देख चुके हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। कौन मुझे म्यूट कर रहा है मेरे भाई? अच्छा, जो डिस्काउंटिंग का फार्मूला है इसमें बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये रिवर्स है आपके फ्यूचर वैल्यू वाले फार्मूले का। जो लास्ट आपने फार्मूला देखा था उसमें क्या था, उसमें आपका क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + i रेज़ टू द पावर n, और इसमें 1 + i रेज़ टू द पावर n आप कहाँ ले गए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ n के नीचे रहेगी ले गए, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या बताएगी, आज के पीरियड की वैल्यू, जीरो पीरियड की वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंड एन जो है वो कुछ भी हो सकती है, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 100 ईयर, व्हाटसोएवर। एन जो आपका 100 टाइम पीरियड है, और आई जो है अगेन आपका यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अब इसी का जिस तरह आपने लास्ट टाइम उसका एक ग्राफ देखा था, ठीक है, रिकॉल थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये आपने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का एक ग्राफ देखा था। प्रेजेंट वैल्यू का इसी तरह का अगर हम ग्राफ बनाएं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट और डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो बेसिकली आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, 5% था आपकी जो ये लाइन है, येलो लाइन जो शो हो रही है, ये क्या हो रही है, ये इस $1 से, $1 की अगर आज सपोज करें आपके पास $1 है, सॉरी आपका फ्यूचर में $1 है, और आप बात करें आज की, ठीक है, आफ्टर यानी कि बिफोर 50 ईयर्स की अगर आप बात करें, तो अगर फ्यूचर में आपके पास $1 है तो 5% के हिसाब से जो आपकी $1 की वैल्यू है वो ड्रॉप होगी, 10% के हिसाब से उससे ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी, एंड 20% के हिसाब से सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। अल्टीमेटली ये कहाँ पे आ जाती है, नियर टू जीरो। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाता है तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो कहाँ पे चली जाती है, वो जीरो को टच करती है। सबको समझ में आ रही है? If interest rate remain the same as the time period increases, the present value of $1 will decrease. अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, तो आपकी जो $1 की फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। हायर द रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, जितना रेट आपका हायर होता जाएगा, अगर 5% था तो देखिए ब्लू से येलो लाइन में कितना गैप आ रहा है, और 20% हुआ तो ये पर्पल से ब्लू लाइन में कितना ज़्यादा गैप हो रहा है। जितना जितना आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता जाएगा उतनी उतनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ठीक हो गया बेटा? और ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, कैपिटल बजटिंग की जब भी आप बात करते हैं तो ये फिक्स एसेट से रिलेट हमारे डिसीजन होते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम उनकी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वर्कआउट करते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि ये हमारा जो फ्यूचर में हमें जो इसके अगेंस्ट कैश फ्लोज मिलेंगी उसकी आज कितनी वैल्यू है। जिसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू आज के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी, हम उस जो होता है ना प्रोजेक्ट उसको चूज़ करते हैं। ये खैर हम इन डिटेल इन डेप्थ जो है ना इन फ्यूचर जो है आपके आने वाले चैप्टर्स में इसको देखेंगे। लेकिन ये कि जस्ट जो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है डिस्काउंटिंग का, वो कहाँ पे हो रहा होता है, जब आप कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को क्या कहते हैं सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती है कैपिटल बजटिंग के, आप चूज़ करते हैं कि आपको किस डिसीजन में जाना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा,
what is discounting and how it is related to compounding, how is the future value equation related to the present value equation, ये आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग जो है बिल्कुल रिवर्स है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग में क्या हो रहा होता है, आप फ्यूचर वैल्यू को, जो प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड कर रहे होते हैं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर द टाइम पीरियड। जो डिस्काउंटिंग है उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट कर रहे होते हैं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर द रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड, ठीक है। इक्वेशन का रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ गया। हाउ डज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट चेंजेस एज टाइम प्रीसीड्स इज लेंथेंड एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ये इस ग्राफ में कवर हो गया था कि हाउ डज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट चेंजेस एज अ टाइम टू रिसीट इज लेंथेंड, ठीक है जी। जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाएगा आपकी फ्यूचर पेमेंट का, तो क्या होगा, आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तब भी आपके पास क्या होगा, आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है बच्चों। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। सपोज यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड प्रॉमिसेस टू पे $2249.73 3 years from now on. If the going interest rate on 3 years government bond is 4%, how much is the bond worth today? How much is it worth today if the bond matured in 5 years rather than 3? And how much is it worth today if the interest rate on the 5-year bond was 6% rather than 4%? इसमें अगर आप लास्ट स्लाइड पे रिकॉल करें तो ये आपके पास जो फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू का, इसी को आपने यूज करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या दे दी गई है, आपको फ्यूचर वैल्यू फिक्स दे दी गई है, वो कितनी है 2249, ठीक है। ये आपको फ्यूचर वैल्यू उन्होंने इस फॉर्मूले में बता दी हुई है। फ्यूचर पीरियड ऑफ एन पीरियड आपको बता दी गई है, कितनी है यहाँ पर 2249.73 है, ठीक है। अब फर्स्ट उसमें इसने क्या बताया आपको, एन बताया 3 और आई बताया 4%। इसी फार्मूले को यूज करते हुए जो लास्ट आपके पास गिवन था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i रेज़ टू द पावर n, इसको यूज करते हुए आप क्या कर लेंगे, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। कि फर्स्ट केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे जिसमें इसने आपको 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिए, 4% इंटरेस्ट बताया, तो 2000 आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी 2249 की, जो कि फ्यूचर में आपको मिलना है। अगर आप टाइम पीरियड चेंज करते हैं 3 से 5 इयर्स कर देते हैं, तो इसी 2249 की प्रेजेंट वर्थ कितनी हो जाएगी 1849, ठीक है। और इसी के बाद इसने 5 इयर्स को फिक्स कर दिया है, इंटरेस्ट रेट जो है ना 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6% कर दिया। अगर आप इस पे जाएंगे तो 6% के ऊपर क्या हो जाएगा आपका जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 1681.13 निकलेगी। होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे, सिंपल वही फार्मूला यूज होना है इसको। मतलब कि मैं आपको जस्ट सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन का पर्पस यही होता है कि आप लोग इसको इजीली देख लें। बाकी जो आपके आगे प्रॉब्लम्स है वो ऑब्वियसली इससे डिफिकल्ट ही होंगे, ये तो आपने जस्ट अपने फार्मूला को यूज़ करना होता है और फार्मूले को यूज़ करके जो है ना आपने जो है ना इसकी जो है ना टेस्ट करना होता है फार्मूले को, कि आपको फार्मूले का कॉन्सेप्ट 100% आ गया कि नहीं आया, ठीक है जी। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में भी आपको फिगर्स दी गई है कि हाउ मच वुड 1 मिलियन ड्यू इन 100 ईयर्स, 100 ईयर्स के बाद आपको कितने पैसे मिलने हैं 1 मिलियन to be worth today if the discount rate was 5%। n आपको 100 दे दिया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 इयर्स कितनी होगी 1 मिलियन हो गई, डिस्काउंट रेट 5% है, तो इसके ऊपर आपने फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। अगर डिस्काउंट रेट 5% हो तो इस 1 मिलियन की जो 100 साल के बाद आपको मिलना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप इसी फॉर्मूले से वर्कआउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी $7,604.49, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिस्काउंट रेट 20% हो जाएगा तो यही वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.0121, यानी कि $1 से भी लेस इसकी वैल्यू है अगर आपका इंटरेस्ट रेट 20% चल रहा हो। अभी आप लोगों को नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से क्या हुआ है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियली डिक्रीज हो गई, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए होंगे, लास्ट क्लासेस में आप लोग इसको बिल्कुल डिटेल के साथ जो है ना देख चुके हुए हैं। यस सर। अच्छा, इसके बाद आपके पास यही फार्मूलाज थे जो आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था, आपने उसको इंटेलिजेंटली फाइंड आउट कर लिए थे। अगर आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए हो तो आप उसको कैसे वर्कआउट करेंगे, इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड आउट करने हो तो वो आप कैसे वर्कआउट करेंगे, तो ये आपके पास उसी की जस्ट शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है और नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन है, तो जस्ट आपने सिंपल ये जो फार्मूला है ये यूज़ करके, जिसको मैं अभी ये सर्कल कर रहा हूँ, ये फार्मूला यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इजीली अपना फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है बेटा। अगेन सिंपल से सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने जो है इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, आप इंशाल्लाह इजीली फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है, ये जो है ना मैंने आप लोगों को सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन असाइनमेंट्स के लिए दिए थे, अगर आप इसको एक बार अपने हाथ से गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम्स को समझना। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, जो मुश्किल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हैं वो सब के सब मैं आप लोगों से शेयर करवा दूंगा। ठीक है, उसमें ये है कि अगर आपने सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन अपने हाथ से गो थ्रू किए होंगे तो आपको प्रॉब्लम समझने में इंशाल्लाह कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई डिफिकल्टी पेश आती है तो आई एम हियर, आप किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप पे या इसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट करने हैं, अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, एंड पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू भी और इंटरेस्ट रेट भी और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है या नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन नहीं है, तो उसके लिए आप इसी फार्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ वी ऑफ n ओवर पी वी डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आई। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप टाइम पीरियड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रॉब्लम। ये फार्मूले सर हमने बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़े थे सारे सर। ऑफ कोर्स बेटा, वही फार्मूलाज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर आपका पुराना है, चैप्टर पुराना है, क्वेश्चंस आप लोगों के नए हैं। क्वेश्चंस जो है ना इसमें थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं आपलोगों की अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर करने के लिए इस बुक में। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना कॉन्सेप्ट्स जो है ना अगेन वही ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वही आपके रिन्यू हो रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, लेकिन ये है कि आपके जो है ना क्वेश्चंस जो होंगे ना वो थोड़े बहुत आगे आप जाके देखेंगे थोड़े से टेक्निकल है, वो आपको फिर समझ इस तरह से समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ओके। ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इसी में आपको जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1000 टू डबल if it was invested in a bank that paid 6% per year, and how long would it take if the interest rate was 10%? इसमें अब आप देखें कि आपको गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। प्रेजेंट वैल्यू कितनी गिवन है, $1000 गिवन है, ओके। अगर आप टाइम लाइन बना लें तो आपके पास ईयर जीरो के ऊपर जो टाइम लाइन है वो कितनी है, इसे मैं देखता हूँ अगर मुझसे टाइम लाइन बन गई, ओह सॉरी, तो बड़ी टेढ़ी मेरी टाइम लाइन बन गई, पर इसको आप इसी को समझें। ठीक है, ईयर जीरो है आपके पास, ईयर जीरो के ऊपर आपके पास कितना है, $1000, ऐसा ही है। ईयर जीरो पे आपके पास 10,000 है और आपके पास n आपको अननोन है, नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास क्या है, अननोन है, लेकिन आपको पास n पीरियड के ऊपर ये 1000 कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, डबल हो जाएंगे, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। यही बात है। अच्छा जी, और इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, आपके पास इसने इंटरेस्ट रेट बता दिया कि 6%, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें 6% बताया गया, फिर 10% बताया गया है, आई आपको क्या दिया गया, 6% दे दिया गया। ठीक है, ये आपके पास टाइमलाइन बन गई। अब आपके पास टाइमलाइन आ गई है तो आपको समझने में क्वेश्चन किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीरो ईयर में आपके पास $1000 थे, एन पीरियड के ऊपर आपके पास ये 1000 जो ये कितने हो गए, $2000 हो गए, यही बात है। और 6% आपके पास इंटरेस्ट रेट है, आपने एंड फाइंड आउट करना है। प्रीवियस पेज के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये एन का फार्मूला था। ठीक है, इसी को यूज करते हुए आप एन के फार्मूले में आई डालेंगे, यहाँ पर 1.06 आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन जो है वो 2000 आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू 1000 आ जाएगी, उसका नेचुरल लॉग लेंगे और 1 प्लस आई का नेचुरल लॉग लेंगे, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या वर्कआउट होके आ जाएगा सॉरी 11.9 ईयर्स आ जाएगा। इसी तरह 7.27 की सूरत में आएगा अगर आपके पास 10% इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया। सेम इसने एक और क्वेश्चन आपको दिया कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 अर्निंग्स पर शेयर्स वर 2.79 एंड इट्स ग्रोथ रेट during the prior 10 year was 8.80 per year. If that growth rate was maintained, how long would it take for Microsoft to double? इसने बताया आपको कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है 2.79। ठीक है, अगर इसी में आप लोग देखें, दोबारा मैं कोशिश करता हूँ शायद कोई अच्छी सी टाइमलाइन बन जाए। चलिए कुछ ना कुछ सीधी हो ही गई है। आज आपके पास इसने बताया 2016 है, ठीक है ना, तो आज 2016 का क्या मतलब है कि ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये ईयर जीरो, यही बात है। ईयर जीरो के ऊपर आपके पास ईपीएस इस फर्म की क्या गिवन है, ईपीएस कितनी है, $2.79, यही बात है। आप लोग भी कह रहे होंगे आपके उस्ताद जो है ना उनको लिखना भी नहीं आता, बहरहाल
अभी मजबूरी है, लेकिन एन ईयर के बाद क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन के में क्या पूछा गया कि यही चीज 2.79 डबल कितने साल के बाद होगी अगर ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ रेट मैंने आपको लास्ट स्लाइड से ही बता दिया कि आई आपके पास बेसिकली इंटरेस्ट रेट तो हम इस स्पेसिफिक टर्म में यूज करें कि आप बैंक की बात करें, लेकिन आई को आप ग्रोथ रेट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई आपके पास क्या है, 8.80 आई है। एन ईयर्स में आपके पास डबल होने का क्या मतलब है कि 2.79 डबल होके कितनी हो जाएगी, तकरीबन हो जाएगी 5.6 के करीब हो जाएगी, 6 से थोड़ी सी कम होगी, बहरहाल 5.58 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2.79 5.58 यानी कि फ्यूचर वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, देख लीजिएगा मेरा थोड़ा सा यहाँ पे हिसाब किताब से गलत ना हो, बहरहाल 5.58 अगर आपके पास फ्यूचर में हो रहे हैं और प्रेजेंटली आपके पास कितने हैं 2.79 है, ठीक है। तो 2.79 5.58 जो है कितने टाइम पीरियड में होंगे, वही फार्मूला सेम आपने यूज कर लेना है। ये आपके पास फार्मूला गिवन है एन का, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कितने टाइम पीरियड में ये माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग पर शेयर 2.79 से 5.58 और हो जाए। अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है एन्युइटीज का, ठीक हो गया। टाइम लाइन पहले भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है अभी रिफ्रेश भी इंशाल्लाह ताला हो गया होगा, ठीक है। एन्युइटीज बेसिकली होती क्या है, एन्युइटीज आर द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट, ठीक है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट फिक्स्ड इंटरवल्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड नंबर ऑफ पीरियड्स। क्या कंडीशन है, नंबर वन ये कि सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट है, इक्वल पेमेंट यानी कि हर पीरियड के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इक्वल पेमेंट मिलेगी, किसी भी पीरियड की पेमेंट दूसरे से डिफर नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल 100% ध्यान में रखनी है, किसी भी पीरियड की पेमेंट जो है एन्युइटीज के केस में दूसरे पीरियड से डिफर नहीं कर सकती, नंबर वन। नंबर टू क्या है, फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड फिक्स इंटरवल्स, सॉरी नेक्स्ट चीज क्या है, एक तो थी इक्वल पेमेंट्स और दूसरी क्या है फिक्स इंटरवल्स। ये नहीं है कि 1 ईयर के बाद अगर आपको $100 मिल रहा है तो फिर इसके बाद 1 ईयर पीरियड छोड़ के 2 ईयर्स के बाद आपको $100 मिल रहा है, पीरियड भी आपके फिक्स रहेंगे, फॉर एवरी 1 ईयर आपको $100 मिलेगा अगर, तो ये क्या चीज बन जाएगी आपकी, दिस विल कॉल्ड योर एन्युइटीज, ठीक हो गया बेटा। ऑर्डिनरी और एन्युइटी ड्यू, ये आपने दो किस्म की एन्युइटीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ऑर्डिनरी एन्युइटी कौन सी होती है, जो कि एंड ऑफ पीरियड में मिलती है। अगर आज की हम बात करें तो आज जीरो पे अगर आपको एन्युइटी नहीं मिल रही, एट द एंड ऑफ ईयर 1 एन्युइटी मिल रही है, तो ये कौन सी कहलाएगी, ऑर्डिनरी एन्युइटी। इसी तरह एन्युइटी ड्यू क्या कहलाएगी, जो आपको बिगिनिंग पीरियड में मिल रही है, यानी आज मिल रही है, फ्यूचर में नहीं मिलेगी, मतलब ईयर 0 पे आपको मिलेगी, ईयर 1 पे मिलेगी, ईयर 2 पे मिलेगी। तो अगर 3 ईयर की एन्युइटी अगर हमारे पास है और ऑर्डिनरी एन्युइटी है, तो कब मिलेगी हमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के एंड में मिलेगी। लेकिन अगर यही एन्युइटी हमारे पास एन्युइटी ड्यू है, तो ये हमें 0 फर्स्ट और सेकंड ईयर के एंड में मिलेगी, थर्ड ईयर के एंड पे ये एन्युइटी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वुड यू प्रेफर टू रिसीव एन्युइटी ड्यू फॉर 10,000 पर ईयर फॉर 10 इयर्स देन एंड अदरवाइज सिमिलर ऑर्डिनरी एन्युइटी। क्या आप $10,000 की एन्युइटी ड्यू लेना जो है वो प्रेफर करेंगे या एन्युइटी ऑर्डिनरी एन्युइटी को प्रेफर करेंगे? आंसर कोई दे सकता है बच्चा? एन्युइटी ड्यू सर फॉर 10,000। एन्युइटी ड्यू 10,000 क्यों आप प्रेफर करोगे बेटा? सर वो आप पीरियड उसमें फिक्स रहेंगे ना हमारे, नहीं सर, ऑर्डिनरी ड्यू, सॉरी एन्युइटी ड्यू में एन्युइटी। पीरियड फिक्स है, ऑर्डिनरी एन्युइटी में पीरियड फिक्स है, पीरियड का कोई जी मसला नहीं है, अमाउंट का भी जी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो एन्युइटी ड्यू को? जल्दी से रिकॉल करें आप सब के सब आपके टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट, कि जो पैसा आपके पास आज है उसकी वर्थ ज्यादा है। इसमें कि जी सर। आपके पास आज $100 नहीं है, आपके पास 1 साल के बाद $100 आएंगे, तो जो 1 साल के बाद $100 है वो आज के $100 के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ऐसे ही है। तो आप एन्युइटी ड्यू को क्यों प्रेफर करें, क्योंकि आपको $100 पहले मिल रहे हैं। जी बात सर। समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर, वो शुरू में कोई हमें ठीक है ना? पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, $100 वहाँ पे हमें। बेटा आप गलत साइड पे लेके जा रहे हो, पेमेंट करने की बात नहीं है। आप ये सोचो कि आपको $100 जो है ना हर पीरियड में मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक सर। एक केस में क्या हो रहा है कि आपको $100 मिल रहे हैं आफ्टर एवरी एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, और एक में बिगिनिंग ऑफ पीरियड मिल रहे हैं। जब आपके पास बिगिनिंग ऑफ पीरियड जो पैसा आ रहा होता है वो हमेशा ज्यादा होता है फ्यूचर से। जो इनिशियल डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या हुई थी कि जो टाइम के साथ साथ पैसे का क्या लिंक है, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा पैसे की वर्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो कम जाएगी, यही बात कम हुई हो थी, जाएगी। जी सर, कम हो ठीक है। जाएगी।
फिर तो मैं अगर आपके पास यहाँ पे ईयर जीरो पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास ईयर जीरो में यहाँ $100 मिल रहे हैं, इन दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो ये बेहतर है एन्युटी ड्यू के एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी बेहतर है? नहीं सर, फिर एन्युटी ड्यू ज्यादा अच्छी है ना। एन्युटी ड्यू बेहतर है क्योंकि आपको बेहतर है। बिगिनिंग ऑफ पीरियड में ही पैसे मिलते जा रहे हैं, आपको एंड ऑफ ठीक पीरियड का वेट नहीं करना पड़ा। समझ गए? ओके, ठीक है सर, वेट उम्मीद नहीं है ये कर। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जो नीचे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप किसको प्रेफरेंस करेंगे? हमेशा एन्युटी ड्यू को प्रेफरेंस करेंगे ओवर ऑर्डिनरी एन्युटी, अगर आपको दोनों टाइप ऑफ एन्युटीज जो ऑफर हो रही हैं, जिसमें सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट हो, बाकी सब चीजें सेम हो, लेकिन आपके पास डिफरेंस किस चीज का हो? ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू का। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका फार्मूला आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा था, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट अगर हमने करनी हो तो एक एग्जांपल है कि सपोज यू हैव टू पे 1000 एट द एंड ऑफ ईच पीरियड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हमने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, इसमें नेक्स्ट 3 ईयर्स कर दीजिएगा, एट द रेट 5%, देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर हमने सपोज करें कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए $100 पे करने हैं, ठीक है, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 3 साल के बाद हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए टोटल? अगर आप पुराना कॉन्सेप्ट लेके चले जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, उसमें क्या आप लोग करते थे? उसमें आप जो आपके पास कैश फ्लो आ रही है उसको आप क्या कर लेते थे? फ्यूचर पे कंपाउंड कर लेते थे। कंपाउंडिंग होती है ना फ्यूचर वैल्यू, सबको रिकॉल हो रहा है? अब इसके जी लिए सर, कंपाउंड होती है। जी सर, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन आपके पास टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एन्युटीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, वैसे तो इसका ये सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप लोग रिकॉल करें, अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू पीएमटी डिवाइडेड बाय आई इनटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n माइनस 1। लास्ट क्लास में आपको यकीनन थोड़ा सा याद हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा ये फार्मूला था, लेकिन इसके पीछे वर्किंग बेसिकली क्या हो रही होती है? अगर आप ये फार्मूला यूज ना करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर कैश फ्लो को अलग अलग कंपाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, हर कैश फ्लो को अलग अलग कैसे कंपाउंड करना पड़ेगा? अभी आपने क्या फाइंड आउट करनी है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है ऑर्डिनरी एन्युटी, ईयर 0 पे आपको कुछ भी नहीं मिला, ईयर 1 पे आपको कितने मिले? $100 मिले। अब $100 को आपने कितने साल के बाद देखना है? आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स आपने देखना है $100 को। ठीक हो गया बेटा? आफ्टर 3 ईयर्स $100 को क्या मतलब हुआ? ईयर 1 पे आपके पास $100 है, इसके बाद n किस तरह हो जाएंगे? ईयर 1 से ईयर 2 तक एक पीरियड हो गया, ईयर 2 से ईयर 3 तक सेकंड पीरियड हो गया। तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था वो कौन सा फार्मूला था? फ्यूचर वैल्यू का क्या फार्मूला था? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पीवी प्लस 1 प्लस आर प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n था। अब n। आपको n का समझ में आ गया कि n पीरियड कैसे है, आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ईयर 1। ईयर 0 पे तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, ठीक है, तो ईयर 1 के ऊपर आपको चूंकि $100 मिल रहे हैं तो वहां से आपके पास पीरियड्स कितने आ गए? 2 आ गए। तो ये $100 जो है 2 साल के बाद आपके पास कितने हो जाएंगे? 110.25। सेम इसी तरह अगर आप सेकंड पीरियड में जो आपको सेकंड ईयर में $100 की एन्युटी मिल रही है, इसके लिए आपके पास पीरियड ओनली 1 है। ठीक है, 2 से 3 तक ओनली 1 पीरियड है, तो आपके पास यही $100 कितने हो जाएंगे? 105 हो जाएंगे। और थर्ड पीरियड में जो आपने जमा करवाए हैं $100, तो थर्ड पीरियड में चूंकि आपका स्टैंड ही थर्ड पीरियड में कर रहे हैं तो ये ईयर 0 हो जाएंगे, आपके पास पीरियड तो यहाँ पे 0 हो गया, तो $100 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों जो आपने डिपॉजिट करवाए हैं, ये इनकी क्यूमुलेटिव अमाउंट कितनी बन जाएगी? अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 315.25 आपकी एन्युटी बन जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई फार्मूला यूज ना करें और एन्युटीज को इस तरह फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास मेथड क्या है कि आप हर कैश फ्लो को सेपरेटली कंपाउंड, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहे तो सेपरेटली डिस्काउंट करेंगे। ठीक हो गया? लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना, जी बेटा सर ये हम ऑर्डिनरी एन्युटी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको विदाउट द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग करेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो वैल्यूज जो आई हैं सम अप होके ईच ईयर की एन्युटी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट हो जी मेरी बात सुनो, देखो आप इसको कॉन्सेप्ट को जस्ट समझने की कोशिश करो। अभी अब इन बाकी चीजों को भूल जाओ। अगर सपोज करो कि आपके पास ये 2 साल ना हो और आपके पास ईयर 1 पे $100 आपको मिलने हो, मैं आपसे पूछूं कि ईयर 1 पे आपको $100 मिलने, ईयर 3 पे उसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो ईयर 1 पे ईयर 0 है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपने। ईयर 1 ही आपका ईयर 0 है, आपने देखना है कि 3 साल के बाद आपको कितने हो जाएंगे। तो ईयर 1 पे जो कि $100 मिल रहे हैं, तो 3 साल का क्या मतलब है कि ईयर 1 0 हुआ, ईयर 2
1 हो गया और ईयर 3 जो है वो 2 हो गया। तो आपकी कंपाउंडिंग का फार्मूला ये अप्लाई हो गया। ये कंपाउंडिंग का फार्मूला अप्लाई होने के बाद जो आपने देखा था प्रेजेंट वैल्यू, ये 100 प्रेजेंट वैल्यू आपकी, ठीक है। और 1 प्लस आई जो है ये आपके पास क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट का फैक्टर आ गया, और रेस्ट टू दी पावर आपने क्या किया, नंबर ऑफ पीरियड कर दिया। तो ये कंपाउंडिंग होकर 110.25 आ गया। यानी आपने बेसिकली इस केस में क्या किया कि हर कैश फ्लो को सेपरेटली कंपाउंड किया। आपने फार्मूला यूज अच्छा नहीं अच्छा किया, अच्छा। आपने जी सर, एनुटी का बिल्कुल। फार्मूला यूज नहीं किया, एनुटी का फार्मूला, लेकिन आपने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज कर रहे हैं इसमें, वही ठीक है। सर, बिल्कुल ठीक है फ्यूचर सर। वैल्यू का फार्मूला यूज करके आप ऑर्डिनरी एनुटी फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसी के फ्यूचर, लिए आपके पास शॉर्टकट फार्मूला जो है वो ये अवेलेबल है कि अगर आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड आउट करनी है तो इसके पीछे पूरी वर्किंग लास्ट क्लास में मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, आपको बताई थी कि वो क्या होती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप लोगों का पर्पस ये है कि आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला जो है सिंपल, वो क्या है, पीएमटी बेसिकली क्या है आपके पास, पीरियोडिक पेमेंट जो होती है, ठीक है। पीएमटी इंटू 1 प्लस आई रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुइटी का फार्मूला है। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गई होगी, लास्ट क्लास का रिकॉल हो गया होगा आपको। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, आप यकीनन सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई इंशाल्लाह आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। असाइनमेंट्स में अगेन जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है सब के सब शामिल हैं आप लोगों के, ठीक है। इसका असाइनमेंट भी वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मैं आप लोगों को शेयर करवाऊंगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो प्रॉपरली ऑनलाइन रिसीव मेरे पास हों, तभी आपको मैं ग्रेड कर सकूंगा। जो 40 मार्क्स आप लोगों को मिलने हैं वो इसी की बेसिस पे मिलेंगे। अगेन आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना सीरियस हो असाइनमेंट्स के मामले में। अभी जिसकी असाइनमेंट नहीं होगी मैं उसको कोई फेवर नहीं कर सकूंगा। असाइनमेंट जमा कराने के दोनों मेथड हैं। अगर आप उसको जो है ना वर्ड के डॉक्यूमेंट में खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कर दे सॉल्व। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप ये काम कर सकते हैं, आप एक डॉक्यूमेंट पे सॉल्व करें, अपने पेन से सॉल्व करें, उसकी पिक्चर खींचें, वर्ड के डॉक्यूमेंट जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट के शेयर करवा रहा हूँ उसमें पेस्ट करके मुझे वो वापस करते जाएं, ठीक है ना। उसके नीचे पेस्ट हुए हुए होंगे, हर क्वेश्चन के नीचे आपके आंसर के पेस्ट हुए हुए होंगे, तो जो है ना मुझे आसानी रहेगी आप लोगों के आंसर जो है ना वो चेक करने में और आप लोगों को ग्रेडिंग करने में। क्योंकि अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों का एज अ प्रूफ जो है वो आगे जो है यूनिवर्सिटी वालों को मुझे देना होगा। जी क्वेश्चन। सर वन क्वेश्चन, अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में 2 असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं, चैप्टर 3 से रिलेटेड, चैप्टर 4 से असाइनमेंट रिलेटेड। है जी, बिल्कुल ये जो 25 तक सर हमने सबमिट करानी है ना, ये वाली 2 असाइनमेंट्स हैं। 30 सेल्फ टेस्ट तक। प्रॉब्लम जो सर आपने अपलोड की थी ना वो गूगल क्लासरूम में, यही सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्लाइड्स में आपको शो हो रहे हैं, यही सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं। बस यही 2 असाइनमेंट्स है हमारी। ठीक है सर, बस सही है, बस यही पूछना था। तीसरी असाइनमेंट है ये। तीसरी असाइनमेंट मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में शेयर करवा दूंगा। मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि आप सर लोगों से क्वेश्चन जो है ना वो रिड्यूस कर देता हूँ, सर आपसे ठीक है। कुछ पूछना है। जी बेटी। सर कल मेरी क्लास हो रही थी, उसमें सर ने बताया था कि मई में हमारी क्लासेस नहीं होंगी, 2 ही क्लासेस रह गई हैं अप्रैल की। तो क्या आपका भी इसी तरह, या आप मई में क्लास लेंगे हमारी? नहीं जी, मुझे तो कोई मना नहीं किया गया, मुझे तो ऑर्डर यही है, इंस्ट्रक्शंस आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से यही है कि आपकी जो है ना मई तक प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस जो रिस्पेक्टिव डे है उसमें होंगी। अगर रमज़ान की वजह से कोई शेड्यूल आ गया तो वो आप लोगों से शेयर करवा दूंगा, लेकिन मुझे कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। मुझे यही बताया गया कि आपकी प्रॉपर क्लासेस जो है ना वो मई में कंडक्ट होंगी। ओके टाइमिंग सर। वगैरह जो है ना वो रमज़ान के हिसाब से जो चेंजेस होंगी वो आप लोगों से शेयर करवा दी जाएंगी। जी सर, ठीक है थैंक यू। बेटा? जी सर, थैंक तो ये ऐसा मैं करता हूँ ना, आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस इसमें से कम करके ना, जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं आपको थोड़े से जो उसमें ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस है वो आप लोगों को मैं असाइनमेंट में डाल देता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं उनकी इसी तरह असाइनमेंट बना के आप लोगों से शेयर करवा देता हूँ। वो फिर आप लोगों का ये कि उसमें एक तो आप लोग अपनी जो नॉलेज आप लोग का लर्न कर रहे हैं जो चीज़ें उसको अप्लाई करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो कोई मुश्किल होती है वो भी आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ओके, अब बात होगी, पहले तो हमने बात की थी ऑर्डिनरी एन्युटी की, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एन्युटी ड्यू की। डिफरेंस दोनों में आपको समझ में आ गया था ये, अगर आप लोगों को याद हो तो बेसिकली क्या था, ऑर्डिनरी एन्युटी में आपके पास जो पेमेंट आ रही होती है वो कब आ रही होती है, एंड ऑफ पीरियड, और एन्युटी ड्यू में पेमेंट कब आ रही होती है, बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ठीक है। अगर मैं आपसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं चाहूँ आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि यार ये जो कैश फ्लो जो मुझे ईयर 0 पे मिल रही है, ठीक है,
ईयर 0 पे जो मुझे कैश फ्लो मिल रही है, इसकी ईयर 1 पे क्या वैल्यू होगी? एनीबॉडी? कैसे मैं वर्कआउट करूंगा? सर वो फॉर्मूला लगा देंगे ना ऑर्डिनरी सॉरी एन्युटी ड्यू का, जो भी हमने कहा था। एन्युटी ड्यू का तो लगाएंगे नहीं ना बेटा। अभी मैंने सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ईयर 0 पे आपको $100 मिल रहे हैं तो ईयर 1 के ऊपर ये $100 की वर्थ क्या होगी? जो ईयर 0 पे आपको मिल रही है उसकी वर्थ ईयर 1 पे क्या होगी? उस सब पे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा लेंगे ना। शाबाश, वेल डन, वेल डन। क्या करेंगे आप? फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि 100 को आप किससे कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई सर कर देंगे? हाँ, कंपाउंडिंग करेंगे। 100 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जी सर। 1 प्लस आर रेज टू दी पावर क्या हो R जाएगी? 1 प्लस आई सर 1 रेज ईयर 1 ईयर। ठीक है। अगर इस 0 को आप आगे लेके जाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? 1 प्लस आई रेज टू दी पावर 1 करेंगे। तो इस 0 के जो $100 है इसकी आपको फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी। इस ईयर 1 को अगर आप लेके जाना चाहें ईयर 2 पे, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगेन आप 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। यही बात है। नहीं सर, वो जो पिछली इस वैल्यू 100 कंपाउंड sir. हमने की थी ना। नो 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 बेटा, नहीं। हाँ जी जी आप जी देखो, ये सेपरेट कैश फ्लोज हैं, जी ठीक है ना। सर। मैं आपसे हर कैश फ्लो, सेपरेट कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ। जो ईयर 0 पे आपको 100 मिल रहा था, अगर आप उसको ईयर 1 पे ले जाना चाहें, जैसे ये 0 पे आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर यहाँ पे 0 पे 100 आप बिल्कुल उसको ईयर 1 पे ले जाना चाहें तो 1 प्लस आई रेज टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपके पास $100 ईयर 1 पे मिल रहा है, अगर ईयर 2 पे ले जाना चाहें तो आप क्या करेंगे? 1 प्लस आई से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes sir. ठीक है। इसी तरह इस Raise 2 to का अगर power आप 2. ईयर 3 पे, नहीं, रेज टू पावर 2 बेटा नहीं होगा, मैं इस 100 की बात कर रहा हूँ। Right sir. इस Right. 100 को Right sir. आगे लेके जाएंगे तो आपका पीरियड कितने? 3 होगा। पीरियड One. ओनली 1 ईयर का, थर्ड है ना सर। ठीक है ना। पीरियड सिर्फ और सिर्फ एक साल का है। जी सर। इन दोनों Right में sir. एक का डिफरेंस आ रहा है ना। Yes तो sir. 1 Yes. प्लस आई से ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अच्छा। अगर इस 2 को मैं यहाँ पे 3 पे लेके जाना चाहूंगा तो मेरे पास अगेन मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 प्लस आई से। समझ में आ गया आपको? सब कुछ समझ में आ गया कि एन्युटी ड्यू के फार्मूले में और एन्युटी के फार्मूले में क्या फर्क है? कि ऑर्डिनरी एन्युटी को अगर आप 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये अगर आपके पास फार्मूला है, ये वाला फार्मूला अगर आपके पास था ऑर्डिनरी एन्युटी का, अगर इस फार्मूले को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस आई से तो आपके पास क्या बन जाएगा? यही फार्मूला एन्युटी ड्यू का। एन्युटी ड्यू का फार्मूला बन जाएगा। समझ में आ गई? ये आगे फार्मूला ये लिखा हुआ है। अगर आप ऑर्डिनरी एन्युटी के फार्मूले को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा वो कौन सा फार्मूला होगा? एन्युटी ड्यू का फार्मूला। एन्युटी ड्यू का। अंडरस्टूड? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपका सिंपल, अगर आपसे एन्युटी ड्यू का पूछा जा रहा है तो आप ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट करके उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एन्युटी ड्यू आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग सॉल्व कर लें। मेरे ख्याल में आपको असाइनमेंट जो है ना वो सेपरेट शेयर करवा देता हूँ, उसी तरह बनाकर वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि आपके फार्मूलाज कैसे वर्कआउट होंगे। सर एक रिक्वेस्ट थी कि असाइनमेंट हम हैंड रिटन ही अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजनी सर। बेटा उसी पे शेयर करवा दो ना, हैंड रिटन जो आप लोग, असल में मुझे आप लोगों का प्रूफ देना है ऑनलाइन ना असाइनमेंट का। आप टीम्स में ही, बेशक पीडीएफ फॉर्म में अगर हो सकती है तो टीम्स में शेयर करवा दो मुझे। वही सर, मुझे हम डॉक्यूमेंट पे सॉल्व करके ना PDF पिक्चर्स लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर लें। हाँ, लेकिन करनी माइक्रोसॉफ्ट टीम में अपलोड है। जो आप लोगों को असाइनमेंट मैंने भेजी हुई है ना उसके रिस्पॉन्स में अपलोड कर दीजिएगा। ऐड इन वर्क, ठीक है सर। उसका मैं आपको आसान तरीका ये बता रहा हूँ ना, अगर आपने असाइनमेंट अपने पेपर पे, पेन पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं तो उसको जो है आप पिक्चर उसकी आप खींचिए और उसमें पिक्चर को जो है ना पेस्ट करते जाएं वर्ड के डॉक्यूमेंट में, हर क्वेश्चन के साथ साथ जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, तो उसमें आपके लिए आसानी रहेगी। जी ठीक हो गया सर। सही है सर। ठीक है। Yes sir. ये feasible है सर, ये easy है जी sir. ठीक हो गया सर। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद ये जो प्रेजेंट वैल्यू का वही फार्मूला जिस तरह हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लास्ट इसमें देखा था, तो प्रेजेंट वैल्यू का अगर आप रिकॉल करें तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? एन्युटी का अगर सिंपल एन्युटी की बात करेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करेंगे तो 1 माइनस, ये 1 माइनस का साइन है, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय आई। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला। और इसी तरह अगर आप एन्युटी ड्यू का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी एन्युटी का जो भी आंसर आएगा, ये जो है जो भी आंसर आए उसको आप 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का आंसर आ जाएगा।
मेरे भी कमरे में अटैक हो गए बच्चों, 2 मिनट होल्ड करें जरा, मैं क्लियर करूं अटैक। जी बच्चों, अटैक से जो है ना मैंने निपट लिया है, अब आगे चलते हैं। ये भी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, एनवीटी के फार्मूला को यूज़ करते हुए आप जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं एनवीटी, ऑर्डिनरी एनवीटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एनवीटी ड्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना क्वेश्चंस हैं पीएमटी, एन और आई फाइंड आउट करने के लिए। इसमें अगर आप लोग रिकॉल करें तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आपको 2 चीज़ों में तो आसानी है। अगर आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर आपके पास सारा का सारा डाटा गिवन है और एन गिवन नहीं है, ठीक है, फिर तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जस्ट मैथ्स में सॉल्व करना है। इसमें यह है कि इसके जो कोई क्वेश्चंस अगर आप लोग करना चाहते हैं, इसमें मैं किस तरह कुछ करके दिखाऊं, 1 मिनट ठहर जाए। चले, इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सपोज यू इनहेरिटेड $100 million and invested it at 7% per year. What is the most you could withdraw at the end of each of the next 10 years and have a zero balance at year 10? How much could you withdraw if you made withdrawals at the beginning of each year? चलें, इसी क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्वेश्चन में पूछा गया बेटा आपसे कि सपोज यू इनहेरिटेड $100,000। पहले तो मुझे ये बताएं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी है? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी कितनी है आपके पास? $100,000। ऐसे ही है? $100,000। यस सर। इसके बाद इन्होंने सेकंड चीज आपको क्या बताई है कि आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं किस पे? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको इस एन्युटी को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किस पे? 7% पर ईयर पे। 7% पर ईयर आपके पास इंटरेस्ट रेट आ गया। What is the most you could withdraw at the end of each of the next 10 year and have a zero balance at year 10? ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले तो एक चीज आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एन कितना बता दिया गया आपको? 10 years। ठीक हो गया। और आपके पास ये आपको स्क्रीन में नजर आ रही है पावर पॉइंट की? आ रही है जी सर। ठीक है, 10 years आपको बता दिए गए टाइम पीरियड, और आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मोस्ट यू कुड विथड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर एंड हैव अ जीरो बैलेंस एट ईयर 10। यानी कि आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है जो आपने हर ईयर के एंड पे निकाल सकें। वो आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है? पीएमटी फाइंड आउट करनी है। पीएमटी अननोन है, ठीक है। तो जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला था वो क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू क्या था? पीएमटी डिवाइडेड बाय आई। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, परेशान ना हो जाइएगा। 1 माइनस 1 over 1 plus I whole की पावर माइनस नहीं, 1 divided माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n divided by I। वो ब्रैकेट क्लोज हो गया, और डिवाइडेड बाय आई पहले हो गया, वो बाद में लगाना चाहें तो आप बाद में लगा लें, अगर पहले लगाना चाहते हैं तो पहले लगा लें, वो एक ही बात है। अगर जिस तरह फार्मूला आपकी बुक में चल रहा है ना तो उस तरह आप यूज करना चाहते हैं तो उस तरह यूज कर लें, ये आपके पास फार्मूला यूज होगा, ठीक है जी सर। अगर आप देखें तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है 100,000 की, ठीक है। पीएमटी के आपके पास अननोन है,
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट आपके पास कितना है 7% का 1.07 हो जाएगा रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 0.07। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, पीएमटी का आंसर आ जाएगा जो कि आपकी स्लाइड में कितना गिवन है 14,237.75। ये आप मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर आप पीएमटी के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्टीमेट आंसर जो है ना ये डॉलर में आ जाएगा। ठीक है, सबको रिकॉल हो गया होगा, पुराना कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ यू हैड $1,000 दैट वाज इन्वेस्टेड एट 7% एंड यू वांटेड टू विथड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हाउ लॉन्ग वुड योर फंड्स लास्ट। पहले तो आपने ये फाइंड आउट कर दिया कि आप कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट निकलवा सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। अभी आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास पीएमटी फिक्स होगी है। ये आपके पास क्या आ रही है आपकी, ये आपके पास आ रही है आपकी पीएमटी। ठीक हो गया। ये आपके पास पीएमटी आ रही है, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ रही है, ये आपके पास इंटरेस्ट रेट आ रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपने ये देखना है कि हाउ लॉन्ग वुड योर फंड लास्ट, कितने टाइम पीरियड तक, यानी कि आपने क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, आपने इस क्वेश्चन में एन के लिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है बेटा, तो अगर एन के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17.8 ईयर्स। उसी तरह आप फार्मूलाज में जो लास्ट मैंने आपको उसमें दिखाया है फार्मूले में यूज़ करेंगे अगर फिगर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा एन 17.8 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है कि योर अंकल नेम्ड यू बेनिफिशियरी ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द इंश्योरेंस कंपनी गिव यू अ चॉइस ऑफ 100,000 टुडे और 12 years annuity of 12,000 at the end of each year. What rate of return is the insurance company offering? तो इसमें जो ना वो हिट एंड ट्रायल वाला फार्मूला लगेगा, वो आप लोग जो है ना एक बार रिकॉल कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, फिर अगर हम पढ़े ना तो फिर हमारा टाइम इसी में चला जाएगा, क्योंकि असल में इस पे लैपटॉप पे जो है ना उस तरह से सॉल्व करने का थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। मैंने आप लोगों के लिए और भी एक चीज़ का बंदोबस्त कर रहा हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मेरे पास वो अवेलेबल हो जाएगी, तो मैं फिर आपसे जो है ना वो बेहतर तरीके से क्वेश्चन वगैरह जो है ना आपको सॉल्व करके दिखा सकूँगा। तो बहरहाल इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने सिंपल क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। नेक्स्ट है आपके पास परपेचुइटीज। अभी आप लोग अगर रिकॉल करेंगे तो परपेचुइटीज बेसिकली आपके पास क्या होती हैं, परपेचुइटी आपके पास स्ट्रीम ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स, सेम लाइक एन्युइटीज स्ट्रीम ऑफ इक्वल पेमेंट्स हैं, इसमें भी इक्वल पेमेंट्स हैं और इंटरवल्स भी क्या है, फिक्स हैं, लेकिन इसमें टाइम पीरियड क्या है, फॉर एवर। अगर आपके पास फॉर एवर टाइम पीरियड के लिए आपको फिक्स इंटरवल पे इक्वल पेमेंट्स मिल रही है तो वो क्या कहलाएंगी, वो आपको कहलाएंगी परपेचुइटीज। ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का क्या फार्मूला है, पीएमटी को अगर आप सिंपल इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी आ जाएगी। ठीक है बेटा, सिंपल आपने क्या करना है, पीएमटी को जो आपको इक्वल पेमेंट मिल रही है उसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फार्मूला आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन फार्मूला है, इसको भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है। बाला डेरिवेशन पे अभी हम नहीं जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को उम्मीद है इंशाल्लाह क्लियर होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप लोगों को डेरिवेशन में दिखा भी दूंगा, क्योंकि करना थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, लेकिन ये है कि आपको आइडिया हो जाए। हाँ, तो बहरहाल ये कि डेरिवेशन जो है ना वो अगर ऐसा डिसाइड करें तो सिंपल पीएमटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फार्मूला आ जाएगा। नीचे एक क्वेश्चन गिवन है सिंपल सा, जिसमें आपने परपेचुइटी की जो है ना प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको $1,000 मिल रहे हैं पर ईयर बिगिनिंग 1 year फ्रॉम नाउ। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर आप टाइम लाइन बनाएंगे तो आपको कब मिलेंगे, 1 year फ्रॉम नाउ। अगर आज 0 है तो आपको कब मिलेंगे, ईयर 1 पे मिलेंगे। ठीक है, तो वो अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है कन्फ्यूजन वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट है, क्या कहते हैं एन्युटी ड्यू वाला भी, तो वो भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि 0 पीरियड पे आपको नहीं मिल रहे, ये कहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ये आपको ईयर 1 पे मिल रहे हैं।
तो आपको 1000 ईयर 1 पे मिलेंगे, तो और ये कंटिन्यूसली मिलेंगे, अनलिमिटेड मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, परपेचुइटी। ठीक है, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट 5% हो तो इसी परपेचुइटी की वैल्यू 20,000 बन जाएगी। अगर इमीडिएटली आपकी जो है ना परपेचुइटी स्टार्ट हो जाती है। अब ये सेकंड इसने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू इफ पेमेंट्स ऑन द एन्युटी बिगिंस इमीडिएटली नॉट आफ्टर 1 ईयर। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे आपको परपेचुइटी नहीं मिल रही, आपको ईयर 0 पे परपेचुइटी मिल रही है, इस टाइम पे आपको परपेचुइटी मिल रही है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब आपने ऑर्डिनरी को एन्युटी उसमें एन्युटी ड्यू को ऑर्डिनरी एन्युटी में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपल आप 1+i से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही बताया था आपको। तो अगर आपके पास जो आंसर 20,000 आया था, इसको 1+i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 21,000। ठीक है बेटा, क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह आपको। जी ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास, हमने बात की थी एन्युटीज की इससे पहले, या सिंपल हमने लंप सम कैश फ्लो की बात की थी जब हम यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थे। तो ये हम लंप सम कैश फ्लो की बात कर रहे थे। ये आपकी लंप सम की कैश फ्लो है कि अगर आपको ईयर 0 पे $100 मिल रहा है तो ये लंप सम कैश फ्लो है 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगी ये। ठीक है, इसके बाद हमने एन्युटीज की बात की। एन्युटीज में क्या हो रहा है कि आपकी कैश फ्लोज जो है वो पीरियोडिक बेसिस पे रिपीट हो रही हैं, इक्वल कैश फ्लोज हैं और पीरियोडिक बेसिस पे रिपीट हो रही हैं, तो ये आपकी क्या बन जाएंगी, ये आपकी एन्युटीज बन जाएंगी। ठीक है, इसी तरह परपेचुइटीज में क्या हुआ कि ये भी आपकी इक्वल वैल्यू की कैश फ्लोज है, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रिपीट हो रही हैं। ठीक हो गया। अनइवन कैश फ्लोज में क्या होता है कि आपकी कैश फ्लोज जो होती हैं वो इवन नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। अगर सपोज करें ईयर 1 में आपको 100 मिल रहा है, ठीक है, ईयर 2 पे आपको 300 मिल रहा है, ईयर 3 में भी आपको 300 मिल रहा है, ईयर 4 में भी आपको 300 मिल रहा है, लेकिन ईयर 5 में आपको क्या मिल रहा है, 500 मिल रहा है। आप ये देखिए सारी की सारी कैश फ्लो सिवाय इन 3 दरमियानी कैश फ्लोज के क्या हो जाएंगी, ये आपकी अनइवन कैश फ्लोज होंगी, इर्रेगुलर कैश फ्लोज होंगी। ठीक है, पीरियड इसमें फिक्स हो या कुछ भी हो, अनइवन कैश फ्लो में आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप टाइम लाइन बना के सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पीरियड का भी इसमें मसला नहीं आएगा। इसमें पीरियड भी डिफर कर सकता है। ये हो सकता है कि आपको 1 ईयर के बाद अगर $100 मिल रहा है तो आफ्टर 3 इयर्स जो है वो आपको $300 मिले, सेकंड पीरियड पे कुछ भी ना मिले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग सारे के सारे। इर्रेगुलर कैश फ्लोज बेसिकली क्या हो रही है कि आपको डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट कैश फ्लोज मिल रही हैं। अगर इस तरह की कैश फ्लो की स्ट्रीम आपके पास हो तो वो क्या कहलाती हैं, अनइवन कैश फ्लोज या इर्रेगुलर कैश फ्लोज कहलाती हैं। अच्छा, रेगुलर कैश फ्लोज की अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो फिर आप दोबारा वो जो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था एन्युटीज के टाइम पे, उस जगह पे चले जाएं। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास इरेगुलर कैश फ्लो हो तो फिर आप क्या करेंगे, हर कैश फ्लो की अलग अलग फ्यूचर या प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उनको सम अप करेंगे तो आपके पास ओवरऑल फ्यूचर या प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ठीक है ना, जैसे इसमें $100 की सपोज कर लें कि सेकेंड ईयर में आपको $400 मिल रही है, थर्ड ईयर में आपको $300 मिल रही है। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे तो 300 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 400 आ गया। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर आप इसकी वर्किंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो इन इर्रेगुलर कैश फ्लोज का, यानी कि $100, $400 और $300 की फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोग। ठीक है, यस सर। इसके बाद कंपाउंडिंग पीरियड्स पे आ जाएं। लास्ट टाइम ये भी हमने पढ़ा था डिटेल के साथ। कंपाउंडिंग पीरियड्स बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली अभी तक जो भी कंपाउंडिंग हमने देखी थी वो हमने क्या देखी थी, वो हमने ये जो पीरियड्स को लिया था ये क्या लिया था, ईयर्स के मुताबिक, कि ये 1 ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये 4 ईयर है, 5 ईयर्स है। अगर आपकी कंपाउंडिंग पीरियड्स इंक्रीज हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि आपकी कंपाउंडिंग मोर देन वंस हो रही है ड्यूरिंग अ ईयर। अगर यहाँ पर ये 1 ईयर तक अगर आपकी सपोज करें इंटरेस्ट रेट 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी कंपाउंडिंग क्या होगी, ये साल में 2 दफ़ा होगी, एक छठे महीने में होगी, एक 1 ईयर पे होगी। ठीक है, अगर आपकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली बेसिस पे तो क्या होगा, एक 3rd मंथ पे क्वार्टर आपकी कंपाउंडिंग हो रही होगी, एक आपकी कंपाउंडिंग हो रही होगी 6 मंथ पे, एक 9th मंथ में और एक 12 मंथ। ठीक है,
कंपाउंडिंग पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं तो क्या हो रहा होता है कि आपके पर ईयर कंपाउंडिंग जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। Annual compounding is a arithmetic process of determining the final value of a cash flow or series of cash flow when interest is added once a year. अगर annual compounding की बात करेंगे तो once a year आपका interest add होगा, लेकिन semi annual compounding में क्या होता है, semi annual compounding में होता है कि interest is added twice a year, ठीक है। अगर आपने periodic rate निकालना है तो I period, ये फार्मूला सिंपल सा फार्मूला, I period is equal to stated annual rate डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर, ठीक है। सपोज करें कि एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको 4% पर ईयर दे रही है कंपाउंडेड एनुअली, उसका पीरियोडिक रेट क्या बनेगा? आंसर पर ईयर आपको दे रही है, जी बच्चों आंसर दें, भाग तो नहीं गए सारे? नहीं सर। अच्छा, अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट है 4% पर ईयर दे रही है, तो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको 4% पर ईयर रिटर्न दे रही है, तो उसका पीरियोडिक रेट क्या बनेगा? ये फार्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला लगेगा ना सर उसमें? ये फार्मूला लग जाएगा तो आंसर क्या आएगा? पीरियोडिक रेट, स्टेटेड एनुअल रेट कितने है? 4% है, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईयर कितनी है? 1 है सर, 1 है, तो पीरियोडिक रेट कितना हो जाएगा? इसका 4% ही रहेगा पीरियोडिक रेट, ठीक हो गया? समझ में आ गई बच्चों? अगर आपको मैं कहूँ कि ये 4% पर ईयर नहीं है, ये पर 6 मंथ्स है, फिर 2 आंसर आ जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा आपका पीरियोडिक रेट? कितना हो जाएगा? 2%। अगर मैं आपसे कहूँ कि यही जो है ये क्वार्टरली बेसिस पे है कंपाउंडिंग, तो आपका पीरियोडिक रेट कितना हो जाएगा? 1%, ठीक है ना। कैसे हो रहा है समझ में आ रही है ना? आई आपका स्टेटेड रेट है और नंबर ऑफ पेमेंट्स पीरियड पर ईयर जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड करते जा रहे हैं जितनी दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है उससे। 6 मंथ्स का क्या मतलब है कि ईयर में 2 टाइम कंपाउंडिंग हो रही है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे है तो फिर क्या हो रहा है, फिर साल में आपको 4 दफ़ा इंटरेस्ट रेट की पेमेंट्स हो रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है। तो क्या करेंगे आप 4% को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1% आपका पीरियोडिक रेट आ जाएगा। बिल्कुल गुड हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ पीरियड्स आपने फाइंड आउट करने, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स? नंबर ऑफ ईयर्स को पीरियड पर ईयर में फाइंड आउट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय पीरियड पर ईयर। जो हमारी एग्जांपल थी, मैंने कहा 4% पर ईयर की, हमने 1 साल की बात की थी, तो 1 साल का मतलब क्या हुआ? अगर 4% था 1 ईयर एनुअल कंपाउंडिंग में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने हो गए? पीरियड पर ईयर भी तो 1 ही था ना, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने आ जाएंगे? n कितना आ जाएगा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों? जी सर आ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स अगर 1 साल है और जितनी टाइम आपको साल में पेमेंट हो रही है वो भी 1 है, तो n कितना बन जाएगा? n आपका 1 बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ ईयर 1 है और साल में आपको कितने टाइम पीरियड पेमेंट हो रही है? सेमी एनुअल में 2 टाइम पेमेंट होती है, तो n कितना हो जाएगा? n आपके पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2। सिमिलरली अगर आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट हो रही है, तो मंथली का क्या मतलब हुआ? पीरियड पर कितने आ गए? 12 आ गए, तो n कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा सर। n 12 हो जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा? अच्छा, ये भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग, इसमें भी वही एक कंपाउंडेड मंथली का एनुअली का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये आप इंशाल्लाह ताला उम्मीद है सॉल्व कर देंगे। कंप्यूटर यूज़ करें ना, नॉइज़ कैंसिलेशन की देखिएगा सेटिंग में जाके ना, एक ऑप्शन होती है, उसमें ये होता है कि जो एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है ना इर्द गिर्द की, वो फिर माइक में जो है ना वो नहीं आती, तो उससे ज़रा साउंड क्लैरिटी के साथ आती रहती है। बहरहाल अभी जो नेक्स्ट आपका स्लाइड है, ये है कंपेयरिंग इंटरेस्ट रेट की स्लाइड है। ओके, ये भी आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, इफेक्टिव एनुअल रेट की बात का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। ये सामने फार्मूला लिखा हुआ है आपके, इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 + APR डिवाइडेड बाय m raised to the power m - 1, where m is the number of compounding period.
ठीक है बेटा। बेसिकली होता क्या है, जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें आपकी जो है ना, जो रेट इंटरेस्ट रेट कोड किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ एपीआर या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कोड किया जाता है। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। इसमें फिर मेंशन किया जाता है कि इसमें कंपाउंडिंग पीरियड्स कितने हैं। सपोज करें अगर आपको पता चल, जैसे भी हमने देखी थी एग्जांपल के 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एपीआर या नॉमिनल रेट क्या हो गया 4% का। ठीक है ना, 4% आपके पास एपीआर है या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। ठीक है ना, 4% अगर आपके पास स्टेटेड रेट है और ये सेमी एनुअल है, तो बेसिकली आपको ये जानना चाहेंगे एज ए इन्वेस्टर के आपको पीरियड वाइज नहीं, 1 ईयर के बाद आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है ना, आफ्टर 1 ईयर विल यू गेट 4% और मोर देन 4%। कॉमन सेंस की बात है, अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक है ना, अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो आपको ईयर एंड पे 4% मिलेगा या 4% से ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है अगर आपकी पास स्टेटेड रेट एपीआर जो है वो 4% है, ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, जी सर। तो आपको 1 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगी, अगर सपोज करें 100 रुपये, तो उस पर 4 रुपये की रिटर्न मिलेगी कि 4 से ज्यादा की रिटर्न मिलेगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन सेंस पूछिए, कैलकुलेट तो मैं भी करके बताऊंगा आपको। कॉमन सेंस बताए ना, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, 4% इंटरेस्ट रेट है, साल के बाद आपको 4 रुपये मिलेगा या 4 रुपये से ज्यादा मिलेगा। ज्यादा सर मिलना चाहिए। सेमी एनुअली है तो सर ज्यादा होगा, सर सेमी एनुअली है बिल्कुल, सर ज्यादा जब होगा। सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है तो ज्यादा होगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि साल के बाद वो इफेक्टिव परसेंटेज क्या बनती है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला आप यूज करते हैं, EAR वाला इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला आप यूज करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट में आप क्या करेंगे, 1 प्लस एपीआर। एपीआर आपके पास कितने है, 0.04 है, यस सर। डिवाइडेड बाय व्हाट, कितने टाइम की कंपाउंडिंग हो रही है, 2 टाइम की, 1 प्लस रेज टू दी पावर कितने हो जाएगा, रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग पीरियड्स आपके पास कितने M2 है -1। इसका आंसर फाइंड आउट करें क्या आता है जी। सर ये डिवाइडेड बाय 2 सर ना। हाँ, 0.04 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.02 रेज टू दी पावर 2 -1। .0404 सर। 0404 0.0404 यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ होंगे तो आपको सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में ईयर के बाद 4 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, 4 रुपीज़ 40 पैसा मिलेंगे। आपका इफेक्टिव रेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4.4%। अगर आप एनुअल रेट अपना वर्कआउट करना चाहें सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के लिए तो क्या बन जाएगा, 4.4%। एपीआर 4% है, ठीक है, लेकिन EAR जो है वो कितना है, 4.4%। 4.4%। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको बेटा? यस सर। तसल्ली के साथ समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें बच्चों? नो सर। ठीक है ना, ये आप पहले भी आपको याद अगर रिकॉल करें तो पहली क्लासेस में आप ये क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, EAR APR के क्वेश्चंस आप लोग वहाँ पे भी देख चुके हैं। यहाँ पे कुछ अगर आपने देखा होगा कि आपकी बुक में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का भी वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, हमने वहाँ पे APR देखा था, यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का भी वर्ड APR के साथ यूज हुआ और इसके साथ EAR के साथ EFF का भी वर्ड यूज हुआ है, EFF।
EFF है इफेक्टिव रेट, ठीक है ना। तो EFF का भी वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है और EAR का भी वर्ड यूज़ हुआ है, ये दोनों सेम वर्ड हैं, दोनों का सेम पर्पज़ है। ये बेसिकली आपको EAR या EF बताता है कि आपने पर ईयर एक्चुअल कितना अर्न किया, ठीक है ना। और जो नॉमिनल रेट है वो आपको स्टेटेड रेट बता रहा होता है, वो आपको आपकी अर्निंग नहीं बता रहा होता, वो आपको स्टेटेड रेट बता रहा होता है कि ये आपको रेट मिलेगा। कंपाउंडिंग पीरियड्स डिफर कर सकते हैं, उसमें आपको हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डेली कंपाउंडिंग भी हो सकती है, व्हाटसोएवर, ठीक है ना। तो ये जो है ना चीज़ें चेंज होती हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी रिफ्रेश हो गया होगा लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ। जी सर। अच्छा, इसके बाद ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ। अ बैंक पेज 5% विद डेली कंपाउंडिंग ऑन सेविंग अकाउंट, शुड इट एडवर्टाइज द नॉमिनल और इफेक्टिव रेट इफ इट सीकिंग टू अट्रैक्ट न्यू डिपॉजिट, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक कंपनी है जो कि बैंक है जो कि 5% डेली कंपाउंडिंग पे जो है ना अपने सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट दे रहा है। शुड इट एडवर्टाइज द नॉमिनल और इफेक्टिव रेट इफ इट सीकिंग टू अट्रैक्ट न्यू डिपॉजिट्स। अच्छा, इसमें जो है ना ये अमेरिका का रूल है कि जो बैंक जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं ना वो APR रेट ही शेयर करती हैं, ठीक है, वो इफेक्टिव रेट शेयर नहीं करती। तो इस केस में जो है ना बैंक 5% ही करवा सकेगा डेली कंपाउंडिंग के साथ। ये एज अ इन्वेस्टर आपका काम है, या जब आप बैंकर के पास जाएंगे तो बैंक आपको वर्बली एक्सप्लेन कर सकता है कि आपका इफेक्टिव रेट इसका ये बनता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बाय लॉ क्रेडिट कार्ड issuer must print their annual percentage on their monthly statement. A common APR is 18% with interest paid monthly. What is the EFF on such loan? EFF EAR मैंने आपको बताया एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे 18% इंटरेस्ट पेड मंथली है। अब इसने क्या किया, मंथली था तो 12 से डिवाइड करके 1.015 मेरे ख्याल में बनेगा, उसकी पावर रेज़ टू द पावर 12 -1 के तो 1.1956 आपके पास इफेक्टिव रेट आ गया पर ईयर। वैसे APR स्टेटेड रेट क्या था 18% था, लेकिन इफेक्टिव रेट आपके पास क्या है 19.56। यानी कि अगर एक बैंक आपको 18% इंटरेस्ट कह रहा है मंथली बेसिस पे, तो आप उसको इफेक्टिव बेसिस पे अगर देखेंगे तो आपको 18 रुपये 100 के पीछे नहीं देने पड़ रहे, आपको 19.56 रुपीज़ 100 रुपीज़ के पीछे देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एज अगर आप ये अपनी ट्रांजेक्शन्स प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को भी काम है ये देखना कि आपको जो रेट कोट किए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे हैं, वो उनके पीरियड्स क्या हैं, क्या वो पीरियडिक बेसिस पे कोड रेट किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात आप लोग सारे? ओके, ये ना आपकी जो स्लाइड्स थी इसमें एक आखिरी टॉपिक आपका रह गया हुआ है, वो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है बच्चों आपका जनाब, सॉरी मेरे दिमाग थोड़ा सा फंस गया आगे। हाँ, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का टॉपिक रह गया हुआ है, वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में जो है ना उसको कवर कर लेंगे। लेकिन जस्ट अभी जो है जितना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए ना, तो ये उनके क्वेश्चंस जो आपके इसमें गिवन है बुक में, आपको नज़र आ रही है अभी पेज नज़र आ रहा है आपको बच्चों? जी सर। यस ये सर। वन नोट का नज़र आ रहा है ना आपको? वन नोट का व्यू नज़र आ रहा है बच्चों आपको सबको? नहीं सर, टाइम वैल्यू ऑफ पावर पॉइंट क्वेश्चन एक ST2 है, फ्यूचर वैल्यू इट इज नाउ जनवरी 1 2018, ये सबको नजर आ रहा है बच्चों? नहीं सर, नहीं नहीं आ रहा सर। नहीं नजर आ रहा। चलिए इसको भी शेयर कराते हैं। सर वो आप वो तीसरे और चौथे चैप्टर के जो वो है वो भी शेयर कर दीजिएगा। जी बेटा, तीसरे चौथे चैप्टर के सॉल्यूशन वगैरह भी शेयर कर दीजिएगा। वो मैं कर दूंगा बेटा। ये नजर आ रहा है अभी आपको? ये अब आ रहा है सर। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, ठीक है जी। इसमें ये वैसे आपकी बुक में सॉल्व भी हुआ है, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको कंप्लीट एक बार सोल्यूशन किया है ताकि आप लोगों को इसकी क्वेश्चन की जो है ना प्रॉपर्ली समझ आ जाए। ये कह रहा है इट इज़ नाउ जनवरी 1 2018, ठीक है। आज की डेट में उसने आपको डेट बता दी है कि 1 जनवरी 2018 है। टुडे यू विल डिपॉजिट 1000 इनटू अ सेविंग अकाउंट दैट पेज 8%। आज आप कितने पैसे जमा करा रहे हैं? $1000 इनटू अ सेविंग अकाउंट दैट पेज 8%।
₹1000 आप एक अकाउंट में जमा करा रहे हैं जो कि आपको 8% इंटरेस्ट दे रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या हो गई 1000। ऐसे ही है, इंटरेस्ट आपके पास हो गया 8% और पीरियड की स्टार्ट डेट क्या होगी आपके पास 1 जनवरी 2018। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है, इफ द बैंक कंपाउंड्स इंटरेस्ट एनुअली हाउ मच विल यू हैव इन योर अकाउंट ऑन जनवरी 1, 2021। अगर अब हम इसकी टाइम लाइन के ऊपर सबसे पहले बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप अपने क्वेश्चन की टाइम लाइन बना लिया करें। तो आपके पास ईयर जीरो क्या है 1 जनवरी 2018, आज की बात इसने की ना नाउ, तो 1 जनवरी 2018 आपके पास जीरो है। ठीक है, और आप जमा भी कब करवा रहे हैं ईयर जीरो पे। ठीक है, और इसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच विल यू हैव इन योर अकाउंट ऑन जनवरी 1, 2021, यानी 2019 भी गया, 2020 भी गया, 2021 आ गया, तो 2021 में आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है एन। 1 जनवरी 18 से 1 जनवरी 2019 तक ईयर 1 हो गया, 2019 से 2020 तक ईयर 2 हो गया, और 2020 से 2021 तक कितने हो गए ईयर 3 हो गए। एन आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था वो आप फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये 1000 आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है इनटू 1 प्लस आई जो कि 0.08 था, रेज टू द पावर 3 पीरियड के साथ आपके पास फ्यूचर वैल्यू कितनी बन गई है 1259.71। गॉट इट। सॉल्व कर लेंगे ना, फार्मूला ही अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। जी सर। अच्छा, इसके बाद है व्हाट विल योर जनवरी 1 2021 बैलेंस इफ द बैंक यूजेस क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अगर बैंक क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहा है तो तब आपका बैलेंस क्या होगा। अब आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि आपका आई क्या होगा इस केस में और आपका एन क्या होगा इस केस में। ठीक है ना, आई आपने निकालने के लिए आपने पीरियोडिक रेट निकालना होगा। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में लास्ट सेशन जो आपका मेरे साथ हो चुका है बिजनेस फाइनेंस का, उसमें ये बताया था कि आप सबसे पहले रेट और पीरियड को डिफाइन कर लिया करें, आपके लिए आसानी हो जाती है। तो पीरियोडिक रेट आपके पास क्या बन जाएगा क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ 8% जो है वो तो स्टेटेड रेट है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2% आपका पीरियोडिक रेट बन गया। नंबर ऑफ पीरियड आपने ऊपर n3 फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ पीरियड को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ n आ जाएगा। अभी n आपके पास 12 आ गया है और पीरियोडिक रेट आपके पास कितना आ गया 0.02। अभी इन्हीं दोनों को यूज करते हुए और 1000 की प्रेजेंट वैल्यू को यूज करते हुए अगर आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ये 1259 की बजाय कितना आ जाएगी आपकी फ्यूचर वैल्यू 1268.24 डॉलर। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग यही वैल्यू आपकी कम बन रही थी 1259.71। और ये नंबर ऑफ पीरियड इसमें 4 नहीं होंगे 12 की जगह। मेरी जान देखो आपके पास n पहले कितना था, एन पहले जो है वो 3 था ना। जी सर। कंपाउंडिंग एक साल में कितनी दफा हो रही है क्वार्टरली में 4 से, ठीक है 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर ऑफ पीरियड्स 12 हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि सपोज यू डिपॉजिट 1000 इन 3 पेमेंट्स ऑफ $333.33 ईच ऑन 1 जनवरी 2020 to 19, 2020 and 21. How much will you have in your account on January 1st, 2021 based on 8% annual compounding? अभी इसने आपको एक क्वेश्चन दिया है, अब आप लोगों ने पहले मुझे आंसर करना है। इसमें कह रहे हैं कि आपने 1000 जमा कराने और एनुअली कितने पैसे जमा करा रहे हैं $333.33। ठीक है, हर साल आप एक अमाउंट सेम अमाउंट जमा करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन किस चीज का है, लंप सम का है कि एन्युटी का है। जी बच्चों, ये क्वेश्चन लंप सम का है बच्चों के एन्युटी का सी पार्ट जो है एस टी से जो सेल्फ टेस्ट 2 का सी पार्ट है, ये एन्युटी का क्वेश्चन है कि लंप सम का क्वेश्चन है। सर इक्वल पेमेंट सर एन्युटी सर होगा सर। जी जी बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आप इक्वल पेमेंट सर, इक्वल पेमेंट जमा करवा रहे हैं ईयरली बेसिस पे। ठीक है जी सर। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये किस चीज का आ रहा है, एन्युटी का। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एन्युटी का होगा। अब इसने आपको जो ये $333.33 दिए, ये आपके पास बेसिकली क्या है, पीएमटी है। ठीक है,
PMT इस केस में आपके पास अगर आप देखेंगे तो मैंने ये नीचे सॉल्व किया हुआ है, तो PMT और एंड ऑफ द ईयर है। एक और इसमें चीज़ क्लैरिटी के साथ बताई गई है कि आप ऑन ईच ऑफ 1 जनवरी, आज 2018 थी ना, आप 2019 को जमा करा रहे हैं, 20 को और 21 को, तो एंड ऑफ द ईयर जमा करवा रहे हैं, तो ये कौन सी एन्युटी है? ऑर्डिनरी एन्युटी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों, क्लैरिटी आ गई। ऑर्डिनरी एन्युटी है कि एन्युटी ड्यू है? रिस्पॉन्स? जी सर। ये एन्युटी ड्यू है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है? सर ये एन्युटी सर ड्यू है सर। बेटा ड्यू ऑन नहीं हो जनवरी सकती, फर्स्ट। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह जी ये है सर। कि क्वेश्चन के स्टार्ट में आप पढ़ें कि इट इज नाउ जनवरी 1 2018 लिखा हुआ है कि आज 2018 है, लेकिन आप जमा कब करवा रहे हैं? जनवरी 1 2019 को, 20 को, 21 को। ओ यस जब यस आप, सर, यस सर, यस सर, हाँ, ओके सर। तो अब जब आप 19, 20 और 21 को जमा करवा रहे हैं तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू नहीं। नहीं है, ठीक हो गया यस बेटा? सर, ठीक है। ये जी सर। क्लैरिटी आप सब लोगों को आ जानी चाहिए। अब आपके पास PMT भी आ गया। PMT आपके पास कितना आ गई? $33.33। इंटरेस्ट रेट आपके पास एनुअल कंपाउंडिंग के साथ 0.08 का गिवन है, ठीक है। और इसी को यूज़ करते हुए आप इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं $1082.13, ठीक है। यानी कि आपने जो 3 साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई हैं $1000 पूरा करने के लिए, आपको 3 सालों के बाद $1082 मिले। समझ गए बात आप लोग? जी अच्छा, सर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हाउ मच विल बी इन योर अकाउंट इफ द 3 पेमेंट्स बिगिन ऑन जनवरी 1 2018। अब ये कह रहे हैं कि अगर यही जो $33.33 हैं आप स्टार्ट कर रही हैं 2018 से ऑनवर्ड 3 सालों के लिए, तो आपके पास फिर जो है 3 साल के बाद कितने पैसे होंगे? तो इसके लिए आपने एन्युटी ड्यू का फार्मूला यूज़ करना है। जो आपने ऑर्डिनरी एन्युटी निकाली थी उसको जस्ट 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एन्युटी ड्यू का फार्मूला लग जाएगा। तो आपके पास यही कितने डॉलर्स बन जाएंगे? 1168.70। समझ में आ रही है ना बच्चों? इस तरह समझ में आ रही है बेटा? जी सर। जी सर। सबको एक आवाज़ आ रही है, सबकी आनी चाहिए ना। अच्छा, इसके बाद है फाइनली लास्ट इसका पार्ट है, सपोज यू डिपॉजिट 3 इक्वल पेमेंट्स इन योर अकाउंट ऑन जनवरी 1 2019, 2020 एंड 2021 assuming an 8% interest rate, how large must your payment be to have the same ending balance as in part A? ठीक है। अब इसमें आपको जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। वो कह रहे हैं कि आपने 3 इक्वल पेमेंट्स ही करवानी है। इक्वल पेमेंट्स का क्या मतलब हो गया? ये एन्युटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और करवानी कब है आपने? 2019, 20 और 21 में ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन पढ़ कब कंप्रीहेंड करेंगे ना इसको? ऑर्डिनरी एन्युटी है। अगर आप एज्यूम करें कि 8% इंटरेस्ट रेट है तो हाउ लार्ज मस्ट योर पेमेंट बी टू हैव द सेम एंडिंग बैलेंस इन पार्ट ए? पार्ट ए में आपके पास आंसर क्या आया था? 1259.71, यही आया था। तो ये 1259.71 इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बनेगी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बनेगी? क्वेश्चन बच्चों, सर एक बार रिपीट कर दें। अगर एंड ऑफ द पीरियड आपको कुछ चीज मिलती है तो वो क्या बनती है? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मिलती है तो वो प्रेजेंट वैल्यू होती है, और एंड ऑफ द पीरियड कोई चीज मिलती है तो वो फ्यूचर वैल्यू होती है। तो फ्यूचर इसमें वैल्यू। फार्मूला कौन सा यूज होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। और इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? ये जो आखिरी पार्ट है इसमें आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी बन जाएगी? $1259.71। ठीक हो गया बेटा? जी ठीक है सर। अभी इसी से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपने फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है? PMT। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला यूज करते हुए आप PMT फाइंड आउट करेंगे तो $388.03 अगर आप पर ईयर देते हैं तो तब आपके पास फ्यूचर में कितने पैसे आएंगे? 1259.71। गॉट इट? यस सर। ओके, ये सारे के सारे सवाल फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड थे। इसी तरह से सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 3 है।
इसमें जो क्वेश्चंस हैं ना वो सारे के सारे जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग, या फिर ऐसा करते हैं कोई और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वक्त में आप लोग इंशाल्लाह फाइंड आउट कर ही लेंगे तमाम के तमाम क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं इसके। बात चले देख लेते हैं। It is now January 1st, 2018 and you need 1000 on January 1st, 2022 in 4 years. Your bank compounds interest at an 8% annual rate. अब आपके पास stated rate क्या आ गया, annual basis पे 8% आ गए हैं। आपको you will need $1000 on January 1st, 2022. आपको चाहिए फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए, $1000 चाहिए फ्यूचर में आफ्टर 4 years, ठीक है। योर बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट एट एन 8% एनुअल रेट। फ्यूचर वैल्यू आपको 1000 बता दी गई है। आपकी हो सकता है फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आ रही हो $1000 की, डॉलर की, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपके पास 8% है और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने बताए गए हैं, 4 years। इसमें पूछा गया हाउ मच मस्ट यू डिपॉजिट टुडे टू हैव अ बैलेंस ऑफ 1000 ऑन जनवरी 1st, 2022। आज आपने कितने पैसे डिपॉजिट कराने हैं ताकि आपको 2022 में 2022 में $1000 मिल जाए, ठीक है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i रेज़ टू द पावर n, तो $735 आपको चाहिए आज। आज अगर आप $735 एक बैंक के अकाउंट में रखवाते हैं जो आपको 8% इंटरेस्ट दे रहा है फॉर नेक्स्ट 4 years, तो आपके पास फ्यूचर में कितने पैसे आ जाएंगे, 35.0 सॉरी फ्यूचर में कितने पैसे आ जाएंगे, $1000 आ जाएंगे। समझ गए बच्चों? अच्छा, if you want to make 4 equal payments on each January 1 from 2019 through 2022 to accumulate the $1000, how large must each payment be? Note that the payments begin a year from today. ये क्वेश्चन पहले मुझे बताएं कि एन्युटी के लंप सम है। एन्युटी है सर, एन्युटी है सर, इक्वल पेमेंट, 4 इक्वल क्वेश्चन पेमेंट जो एन्युटी है है सर। जी बिल्कुल, जब इक्वल पेमेंट्स की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन किस चीज़ के, एन्युटी का क्वेश्चन है। आपने इक्वल पेमेंट्स फ्रॉम 2019 थ्रू 2020 वो 22 तक करनी है, ठीक है। 19, 20, 21, 22, अभी क्या है 2018 है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है कि एन्युटी ड्यू है? ड्यू होगा सर। ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। अभी आपके पास 2018 चल रहा है और 2019 से ऑनवर्ड जो है ना आपने पेमेंट जमा करवानी है, और आखिर में लिखा हुआ भी है जी जी, आखिर में क्वेश्चन में लिखा भी है कि नोट दैट द पेमेंट्स बिगिन अ ईयर फ्रॉम टुडे। आज से 1 साल के बाद पेमेंट शुरू होंगी। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, नॉट एन्युटी ड्यू। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अब आपके पास 1000 आपने जमा करने हैं फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर वैल्यू का केस है कि प्रेजेंट वैल्यू का केस है? जी बच्चों, ये बच्चों फ्यूचर वैल्यू का केस है, क्योंकि आपको जमा करने हैं 1000 इन फ्यूचर, ठीक है। आपने पीएमटी आपको अननोन है इस केस में। अगर आप इस क्वेश्चन की डिटेल में आए तो 4 इक्वल पीएमटी चाहिए आपको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ $1000। तो पीएमटी अननोन है, इसके लिए आपने ये देखना है कि आपको पीएमटी कितनी अर्न करनी है। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो $221.91 जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पीएमटी का आंसर आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई करने में इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम तो कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि इफ़ योर फादर ऑफर्स टू मेक द पेमेंट्स कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, ठीक है, और टू गिव यू $750 ऑन जनवरी 1, 2019 ईयर फ्रॉम टुडे, विच वुड यू चूज? आपके फादर ने आपको ऑफर की है कि या तो ये जो पेमेंट आपकी बन रही है ये मुझसे ले लें पीरियोडिक पेमेंट्स, या 1 साल के बाद, आज से 1 साल के बाद मुझसे $750 ले लें, ठीक है। तो आप कौन सी ऑफर जो है वो चूज करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? कोई गेस बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगेगा सर एन्युटी का।
शाबाश, यहाँ पे दोनों केसेस में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगेगा। एक आपको 1000 रुपीज मिलने हैं 4 साल के बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, सबसे पहले आप वो फाइंड आउट कर देंगे। और 1 साल के बाद जो आपके फादर आपको $750 देंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हायर हुई वो आपने चूज करना है। कॉन्सेप्ट याद है ना कि आज जितना ज़्यादा पैसा आपके पास है वो कम पैसे से ज़्यादा बेहतर है, ऐसा है ना? ठीक है, तो आपने दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। एन्युटी की $1000 थी, प्रेजेंट वैल्यू 750 थी। ठीक है, इसमें उल्टा भी हम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है। अगर आप दूसरा काम करेंगे तो दूसरे से भी यही आंसर आएगा, मिलता जुलता आंसर आएगा। आपने या तो 1000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालें और 750 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, या फिर दोनों की फ्यूचर वैल्यू निकाल लें। यानी कि इस केस में तो आपको 1000 में फ्यूचर में 1000 रुपये मिलने ना, तो ये जो है 750 ये आपको 3 साल के बाद, 3 साल मैंने क्यों यूज किया, मैंने 4 साल के लिए यूज किया, एंड मैंने 3 की यूज किया। नहीं बेटा, देखो उसने ये आपको क्वेश्चन में लिखा था कि आपके फादर ने आपको ऑफर किया कि मुझसे 1 साल के बाद आप $750 ले लें। ठीक है, 1 साल का मतलब क्या हुआ, टोटल आपके पास तो 4 इयर्स थे ना पहले एन्युटी में, पहले 4 इयर्स थे ना, रिकॉल करें। ये देखें पहले कितने थे आपके पास, 4 इक्वल इयर्स थे। ठीक है ना, अब भी आपने 3 साल क्यों लिए, क्योंकि आपके फादर आपको 1 साल के बाद $750 देगा। ठीक है ना, वो 1 साल के बाद आपको $750 देंगे, तो 1 साल का मतलब क्या हुआ कि 1 साल तो 4 में से खत्म हो गया, तो रिमेनिंग एंड कितना रह गया, 3 इयर्स रह गया। तो इस 750 की 3 इयर्स के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी 944.784 बनेगी। तो ये बेहतर है कि एन्युटी वाली पेमेंट बेहतर है। आप अपने फादर से किस बात पे एग्री करेंगे, आप अपने फादर से एन्युटी एग्री करेंगे कि वो एन्युटी की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं बजाय मुझे 1 साल के बाद 750 देने के। ठीक है, यानी आप अपने वालदैन से भी हिसाब किताब कर सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ के, ऐसा ही है? यस सर। हाँ जी, अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं, इफ़ यू हैव only $750 on January 1st 2000 with what interest rate compounded annually for 3 years must you earn to have 1000 on January 1st 2022। इसमें आपको लमसम एक अमाउंट बताई गई है कि आज से 1 साल के बाद आपके पास $750 होंगे। 1 साल के बाद क्यों होंगे कि 2018 आज चल रही है ना, तो 2019 आपके पास क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा, उस पर आपको $750 होंगे। What interest rate compounded annually for 3 years। अब आपने आपको टाइम पीरियड इसी क्वेश्चन में वैसे दे दिया है, must you earn to have 1000 on January 1 2022। अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। आई के लिए आपने इंटरेस्ट वाला फार्मूला, ये आपको याद होगा, याद आ गया इंटरेस्ट का फार्मूला जो हमने पहले देखा था कि आई इज इक्वल टू एफ वी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू द पावर 1/n-1। इस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप 750 से 1000 रुपीज़ फ्यूचर में 3 साल के बाद बना सकते हैं। वो रेट कितना बन रहा है, 10.06। ठीक हो गया बच्चों, समझ में आ गई है? जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन करेंगे फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा सारे पुराने किए हुए क्वेश्चंस हैं जो लास्ट आप उसमें सेमेस्टर में कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि सपोज यू कैन डिपॉजिट ओनली $200 ईच January 1st फ्रॉम 2019 टू थ्रू 2022 4 years। What interest rate with annual compounding must you earn to end up with $1000 on January 1st 2022। अभी यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये एन्युटी है कि क्या है। ये आपके पास क्या है, एन्युटी है। आपने क्या कर रहे हैं कि कम जनवरी 2020 को, 2020 को, 21 को और 22 को $200 पर ईयर जमा करवा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी होनी चाहिए, $1000। अगर आपने वो इंटरेस्ट रेट निकालना है जिस पे आपकी फ्यूचर वैल्यू $1000 निकले। ठीक है, तो ये आपका जो एन्युटी का फार्मूला है दिस वन, ये आपका अप्लाई होगा यहाँ पे नंबर 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को याद होगा ये हिट एंड ट्रायल के बेसिस के ऊपर होता है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, आपने सपोज करने होते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज किया कि 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मुझे अगर मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालूंगा तो 928 बनेगी। मेरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू जो है वो 1000 नहीं बनेगी।
अब मुझे इंटरेस्ट रेट ऊपर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग होती है, इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा उतनी फ्यूचर वैल्यू भी हाई होगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इस मामले में है ना, जितनी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उतनी फ्यूचर वैल्यू हाई होती है, जितना इंटरेस्ट रेट बनता है उतनी प्रेजेंट वैल्यू लो होती है, ठीक है। इस केस में चूंकि हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अब हमने सपोज किया 12% पे यही क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये हमारे पास 955.87 इसका आंसर आ गया, तो 12% भी रेट नहीं बन रहा। लेकिन मैंने 15% पे जब इसको सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेट 999 का डॉलर का जवाब आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्लैरिटी के साथ हमें पता चल गया कि 15% अगर इंटरेस्ट रेट हमें मिले और हम $200 पर ईयर फॉर 4 ईयर्स इन्वेस्ट करें, तो हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी बन जाएगी 4 साल के बाद इन $200 पर ईयर की, इनकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी तकरीबन $1000 की। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है योर फादर गिव्स ऑफर टू गिव यू $400 on January 1st, you will then make 6 additional payments, equal payments each 6 months from July 2019 through January 2022. If your bank pays 8% compounded semi-annually, how large must each payment be for you to end up with $1000 on January 1st, 2022? अब यहाँ पर ना देखिए दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। देखें, सबसे पहले ये बात हो रही है कि योर फादर ऑफर्स टू गिव यू $400 ऑन January 1st, 2019। आपके फादर ने आपको कमिट किया कि वो आपको $400 एक साल के बाद देंगे। इसके बाद क्या करते हैं आप, यू विल देन मेक 6 एडिशनल इक्वल पेमेंट्स ईच 6 मंथ फ्रॉम जुलाई 2019 टू थ्रू जनवरी 2022। फिर आप 6 इक्वल पेमेंट्स करते हैं, 6 इक्वल पेमेंट्स मंथली पेमेंट्स, ठीक है ना। जुलाई 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक। इफ योर बैंक पेज 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाउ लार्ज मस्ट ईच पेमेंट बी फॉर यू टू एंड अप विद 1000 ऑन जनवरी 2022। इस क्वेश्चन में देखें, अभी आपके पास लमसम भी आ रहा है और सेकंड चीज क्या आ रही है आपके पास, एन्युटी आ रही है, ठीक है। ये लमसम की अमाउंट है आपके पास कि $400 आपको 2019 में मिल गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई अननोन अमाउंट है जो कि आप 6 एडिशनल पेमेंट जमा करवा रहे हैं फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना, ईच 6 मंथ फ्रॉम जुलाई 19 टू जनवरी 2022। तो आपने एंड अप किस पे होना है, फ्यूचर वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, $1000 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने दो फार्मूले लमसम का भी और एन्युटी का भी उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। वो कैसे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा इसमें दो चीजें आपके पास, इसमें देखिए सबसे पहले तो बात यह कि एक साल के बाद आपको $400 मिले, ठीक है। और ये $400 जो है आपने 2022 तक अपने साथ लेकर चले, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपके ने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करवाई और इन दोनों को मिलाकर इस $400 की फ्यूचर वैल्यू प्लस इन 6 इंस्टॉलमेंट की फ्यूचर वैल्यू दोनों एड अप होके आपको फ्यूचर में कितने मिलेंगे, आपको फ्यूचर में मिल जाएंगे $1000, ठीक है। तो ये 400 तो आपको पता है, अगर ये 400 आप अपने अकाउंट में रखते हैं तो फ्यूचर आपके पास कितने होंगे, आप फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यहाँ पे चूंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडिंग पीरियड से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ पीरियड को नंबर ऑफ ईयर्स को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हमारे पास फ्यूचर में कितने पैसे आ जाएंगे, 400 को अगर हम कंपाउंड करते हैं सेमी एनुअल 8% के ऊपर, तो $506.13 हमारे पास आएंगे फ्यूचर में। यहाँ तक समझ आ गया आपको सबको बच्चों? अगर ज़बानी आपको समझ नहीं आ रही ना, अब आप इस क्वेश्चन को देखकर अपने हाथ से निकालेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वही वाली बात है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वो है कमी है मेरे पास कि मैं आपको टाइपिंग करके उस तरह से नहीं करके दिखा सकता जिस तरह से व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा सकता है। बहरहाल अभी हमने देखना है कि हमें 2022 में कितने पैसे चाहिए, $1000 हमें चाहिए। $1000 में से 506.13 तो हमारे अब्बा जान ने हमें दे दी हैं, ठीक है। अभी हमें कितनी एडिशनल पेमेंट रिक्वायर्ड है, 1000 में से 506 निकालेंगे तो $493 जो है वो हमें फ्यूचर में रिक्वायर्ड हैं। तो अब हमने ये निकालना है कि इस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो हमारे पास आ रही है 493.87, इसकी सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा,
इसके लिए हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 493 आ गई। इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है, 8% है। हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है और m क्या है, सेमी एनुअल है 3। ये देखें आप, जनवरी 19 से 20 तक 1, 20 से 21 तक 2 और 21 से 22 तक 3। n हमारे पास 3 ईयर्स है, लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, तो n को हम क्या कर देंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। PMT, ये फार्मूला आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का लग जाएगा और यहाँ पे आप इसको PMT के लिए सॉल्व कर देंगे तो पर पीरियड आपके पास इंस्टॉलमेंट कितनी वर्कआउट हो जाएगी, $74.46। ठीक है, यानी कि आपके फादर ने जो आपको $400 दिए, उसके अलावा आपको ऑलमोस्ट $74 आपको पर पीरियड फॉर 6 पीरियड जो है ना डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, ताकि आपके पास आफ्टर एंड ऑफ 2022 जो है ना 2022 आपके पास क्या हो, आपके पास $1000 अकाउंट में हो। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज EAR अर्न एंड APR ऑन द अकाउंट इन पार्ट F। ठीक है, EAR अर्न अगर हमने देखना है तो वो हमारे पास क्या होगा, APR का तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्टेटेड रेट आपके पास कितना है, स्टेटेड रेट आपके पास है ही 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो APR तो है ही 8% ना। इसमें तो आपके लिए फर्दर कोई डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि EAR क्या है, इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है। तो इफेक्टिव एनुअल रेट का आप इसमें फार्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। वो क्या है, 1 + I डिवाइडेड बाई m रेज़ टू द पावर m - 1। ठीक है, 1 + 0.08 आपके पास स्टेटेड रेट था, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी इसका टोटल होगा उसको रेज़ टू द पावर 2 कर देंगे। 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, तो आपको बेसिकली 8% की बजाय 8.16% का इफेक्टिव रेट मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी के साथ ठीक होना चाहिए, क्योंकि सिंपल से कॉन्सेप्ट से इसमें कोई आपको इंशाल्लाह डिफिकल्टी सॉल्व करने में नहीं होगी। ठीक है ना, ओके। इसका जो फोर्थ प्रॉब्लम है, सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम है, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें वो कह रहे हैं कि बैंक ए ऑफर्स लोन एट 8% नॉमिनल रेट इट्स APR बट रिक्वायर्स दैट इंटरेस्ट बी पेड क्वार्टरली। इसने APR 8% लिखा हुआ है, लेकिन रिक्वायर कर रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली पे किया जाए। That is, it uses quarterly compounding. Bank B wants to charge the same effective rate on its loan, but it wants to collect the interest on a monthly basis. That is to use monthly compounding. What nominal rate must bank B set? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, इसमें ये कह रहा है कि पहला बैंक जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहा है, लेकिन दूसरा बैंक कौन सी कंपाउंडिंग कर रहा है, मंथली कंपाउंडिंग कर रहा है। ठीक है, अब बैंक बी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक बी वही इफेक्टिव रेट रखना चाहता है जो कि बैंक ए का बन रहा है। ठीक है, फॉर मंथली कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि बैंक ए का इफेक्टिव रेट क्या है। ठीक है जी, उसको इफेक्टिव रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम EAR का फार्मूला बैंक ए के लिए अप्लाई करेंगे, I नॉमिनल डिवाइडेड बाय m। ठीक है, I नॉमिनल हमारे पास क्या था, 0.08 डिवाइडेड बाय m। बैंक ए का क्या कंपाउंडिंग पीरियड है, 4 है, 0.08 डिवाइडेड बाय 4 और दिस होल रेज़ टू द पावर 4 - 1, तो बैंक ए का इफेक्टिव रेट कितना बन रहा है, 8.24%। ठीक है बच्चों, 8.24% रेट बन गया बैंक ए का। ओके, अब बैंक बी वही रेट मंथली कंपाउंडिंग के लिए इफेक्टिव रेट रखना चाह रहा है, मंथली कंपाउंडिंग के लिए, यानी कि ये अपना आई नॉमिनल फाइंड करना चाह रहा है। तो इस केस में अब हमारे पास इफेक्टिव रेट तो हमें पता चल गया कि बैंक बी का क्या होना चाहिए, लेकिन आई नॉमिनल नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिकन जो लॉ है उसके मुताबिक बैंक्स को नॉमिनल रेट या APR रेट जो है ना वो स्टेट करने होते हैं, ना कि इफेक्टिव रेट्स। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए, अब हमारे पास कंपाउंडिंग पीरियड चूंकि यहाँ पे मंथली है, ठीक है ना, तो 0.0824 इज इक्वल टू 1 + I नॉमिनल अननोन है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 12 रेज़ टू द पावर 12 - 1। इसको अगर हम आई नॉमिनल को के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बैंक का रेट आ जाएगा, बैंक बी का रेट आ जाएगा 7.95%। अगर बैंक बी जो है वो 7.95% के रेट कोट करे APR, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट होगा 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ बैंक ए के। ठीक है बच्चों, यस सर। उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, ये मैं आपसे अभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी पिछली असाइनमेंट्स ड्यू हैं। आप पिछली असाइनमेंट पे पहले जल्द अज जल्द वर्किंग करके वो आप टाइमली जमा करवा दें। न्यू असाइनमेंट
प्लस इसके फर्दर जो क्वेश्चंस अगर कोई इसमें जो इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस हुए ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके ना फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चलें, थैंक्स फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का कोई हो मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग। मेरा ख्याल है प्रेजेंट कितने बच्चे हैं भाई? इब्राहिम साहब खुद प्रेजेंट हैं कि नहीं है? यस सर। इब्राहिम साहब प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 11 है 11 सर बच्चे हैं। अटेंडेंस। यस सर 11 है सर सर। उसके अलावा चैट में भी अटेंडेंस लगा दी है, हम दूसरी क्लास में चैट में अटेंडेंस लगा रहे हैं।